आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध योग गुरु और ऋषियों की पुरातन व सनातन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर सौमीर आर्य जी जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारे साथ आचार्य हरदीप जी जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम सब जुड़ पा रहे हैं। और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली से डॉक्टर रमेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर सभी योग एक्सपर्ट्स को देख पा रहे होंगे। देखिए, आप लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा पाएं, इस सेशन का लाभ उठा पाएं। तो देखिए, आज का जो विषय है योग एंड करियर के ऊपर है कि योग में रोजगार के क्या क्या अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत से जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, उनकी क्वेरी थी, उनका क्वेश्चन था, जैसे वो एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर, योग में हमारा क्या भविष्य रहेगा, योग में हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं, हमें जानकारी नहीं है। हमारे जानकार हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हमें इस बारे में बताया है कि आप योग से पढ़ाई कर लीजिए, हम सर इतना ही जानते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने डॉक्टर सौमीर आर्य जी से बात की, चर्चा की। तो निस्वार्थ भाव से सहर्ष डॉक्टर सौमीर आर्य जी ने इस इनविटेशन को स्वीकार किया और कहा कि बच्चों के लिए मैं हाजिर हूं। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर सौमीर आर्य जी हमारे साथ सूरीनाम कंट्री से जुड़े हुए हैं। वहां पर डॉक्टर सौमीर आर्य जी इंडियन कल्चर डिप्लोमेट, यानी भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डायरेक्टर हैं वहां पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र सूरीनाम में। तो वहां से डॉक्टर सौमीर आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, डॉक्टर सौमीर आर्य जी एक अच्छे योगाभ्यासी हैं, साधक हैं, प्रवक्ता हैं, लेखक हैं और एक अच्छे परामर्शदाता भी हैं। डॉक्टर सौमीर आर्य जी ने मास्टर डिग्री योग में की है, साथ में पीएचडी भी की है, नेट भी किया है। और डॉक्टर सौमीर आर्य जी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी योग प्रमाणीकरण मंडल में लीड एग्जामिनर रहे हैं काफी वर्षों तक, वर्तमान में भी हैं, और योग हेड के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। और डॉक्टर सौमीर आर्य जी, जब योग का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता था, यानी 2016 में, 17 में, उस दौरान डॉक्टर सौमीर आर्य जी लगातार लगभग 4-5 वर्षों तक यूजीसी के हायर एजुकेशन चैनल यानी डीडी व्यास चैनल पर योग विषय के लगभग लगभग सभी ग्रंथों को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। और ऐसे करने वाले, मतलब लाइव डीडी व्यास चैनल पर पढ़ाने वाले योग विषय को, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी लेते थे। तो ऐसे भारत के पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले योग गुरु। और डॉक्टर सौमीर आर्य जी अभी तक देश और विदेश में, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन कर चुके हैं। और डॉक्टर सौमीर आर्य जी की 6 पुस्तकें हैं: योग दर्शन, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, योगियों का जीवन परिचय, योग आशीष सार और योग सार। ये प्रकाशित हो चुकी हैं, पूरे भारत में इन पुस्तकों को पढ़ा जाता है। और डॉक्टर सौमीर आर्य जी ऑनलाइन माध्यम से, जहां पुस्तकें लिखी गई हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, और उन्हीं पुस्तकों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा भी चुके हैं। यानी अ, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, योग दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता, प्राणायाम और दूसरे तरह के जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो पढ़ा चुके हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी और थ्योरी के तौर पर भी, यानी व्यवहारिक तौर पर भी और सैद्धांतिक तौर पर भी, दोनों तरह से डॉक्टर सौमीर आर्य जी लाइव पढ़ा चुके हैं। इससे पहले डॉक्टर सौमीर आर्य जी अमेरिका में थे, भारतीय राजदूतावास केंद्र अटलांटा, अमेरिका में
एज ए योग शिक्षक अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। लगभग हम ये कह सकते हैं डॉक्टर सोमवीर आर्य जी पिछले 5 वर्षों से आउट ऑफ कंट्री ही है, और आउट ऑफ कंट्री होने के बावजूद भी कभी किसी कंट्री में जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं, यानी योग का प्रचार और प्रसार देश में ही नहीं विदेश में भी कर रहे हैं। और विदेश में रहते हुए भी इनका लगाव अपनी संस्कृति से, अपने आने वाली पीढ़ी से है। इसलिए जब भी अवसर मिलता है बच्चों से जुड़ने का, तो अपना व्याख्यान अवश्य देते हैं और अपने विचार जरूर बच्चों के साथ साझा करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के मार्गदर्शन में अनेक बच्चे रिसर्च कर चुके हैं, और कुछ बच्चे अभी भी, यानी कुछ स्कॉलर अभी भी इनके सानिध्य में रिसर्च कर रहे हैं, यानी इनके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने अनेक वाईसीबी से रिलेटेड कोर्स भी पढ़ाए हैं, यानी उसमें योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर, योग चिकित्सक, है ना, योग कंसल्टेंट, अनेक जो भी वाईसीबी से रिलेटेड मेन मेन कोर्सेज हैं, लेवल्स हैं, उनको भी लाइव पढ़ा चुके हैं। और मैं कितना ही बोलता जाऊं, मुझे लगता है कि ये पूरा 1 घंटा निकल सकता है डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के बारे में बोलते बोलते, क्योंकि इनकी काबिलियत, इनकी गुणवत्ता इतनी है, और इतने जुझारू और मेहनती हैं, कि उसी का परिणाम है कि आज पुस्तकों के माध्यम से भी, और वेबसाइट है डॉक्टर सोमवीर आर्य .com के नाम से, उस पर भी सभी जो इनका साहित्य है वो उपलब्ध है। तो बच्चा डायरेक्ट इनकी वेबसाइट खोलकर वो सूत्र और उनकी व्याख्या को देख सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, तो वो बच्चे डायरेक्ट इनकी वेबसाइट को खोलकर और उन जो श्लोक हैं या जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। डॉक्टर सोमवीर आर्य जी का यूट्यूब चैनल भी है, जिनमें हजारों वीडियो हैं, हर विषय के ऊपर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये सामान्य सा मैंने परिचय दिया संक्षिप्त रूप में, क्योंकि डॉक्टर सोमवीर आर्य जी विश्व प्रसिद्ध हस्ती हैं योग के क्षेत्र में। तो आप सब नए जुड़े हैं, इसलिए सामान्य बेसिक जानकारी बताना मेरा फर्ज था, कि डॉक्टर सोमवीर आर्य जी कहाँ कार्यरत है, क्या कर रहे हैं योग के क्षेत्र में। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर रमेश कुमार को, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि योग परिवार सोसाइटी, और जिसके मुखिया हरदीप जी हैं, और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी हैं, और मैं भी उसमें सदस्य हूँ। दूसरा, आपने देखा कि अध्यात्म योग संस्थान, उसके जो फाउंडर मेंबर हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रमेश जी हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य के पद पर पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए डॉक्टर रमेश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, कि 2 शब्द वो भी बोले, और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य हरदीप जी को और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी को, अपने मुखारविंद से हम सबको कृतार्थ करें। इति ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद सोमवीर जी, धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सहनो बंधुजनिता सविधातारं कारिष्यौर्जन्यो देवी। ओम अग्नेय सुप्रधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो भस्म जोराणमेनो भुवेष्टान्ते नमक्तिं विदेम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्ता तमे विदित्वातिमे मृत्यु नान्यपन्था विद्यते नान्यपन्था विद्यते। मेरे बड़े भाई और
आत्मज, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं सोमवीर जी के लिए क्या बोलूं, क्योंकि जब आत्मा का आत्मा से संबंध होता है तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। शब्द नहीं होते हैं, वो अनुभव की चीज होती है। जैसे ईश्वर अनुभव की चीज है, सुख दुख अनुभव की चीज है, आत्मीयता भी अनुभव की चीज है जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो सोमवीर जी को मैं, और क्योंकि इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं और समाज के लिए जो काम करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी, अनेक विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, सामाजिक संस्थाओं में इतना कार्य करते हैं, इतना कार्य करते हैं, शायद हम और धर्मवीर जी सोच भी नहीं सकते कि इतना कार्य कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकता है एक आदमी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल 3 घंटे सोते हैं, ऐसे ही सोमवीर जी मुझे लगता है 3 भी नहीं सोते हैं, क्योंकि कभी रात को 12 बजे होते हैं तो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जुड़े होते हैं। कभी धर्मवीर जी के यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होता है उसमें ऑनलाइन जुड़े होते हैं। अच्छा, रात का क्या टाइम हो गया, 3 बज गए हैं, रात का क्या टाइम हो गया, 2 बज गए हैं। तो मोदी जी 3 घंटे सोने की बात करते हैं, मुझे लगता है सोमवीर जी को हम लोग 3 घंटे भी नहीं सोने देते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि सोमवीर जी उसमें प्रसन्न रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि कार्य करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, नौकरी तो सभी करते हैं, काम तो सभी करते हैं, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता है। लेकिन एक व्यक्ति एक्स्ट्रा टाइम देके प्रसन्न रहे और एक व्यक्ति 6 घंटे देके भी दुखी रहे, तो ये हमने देखा सोमवीर जी की आदत में कि रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अभी पीछे हमारे यहाँ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमने महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पे किया था। सोमवीर जी रात को 2 बजे, सोमवीर जी 2 बजे जुड़े हुए थे उसमें। और सभी लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि बाहर रात के 2 बजे और सोमवीर जी जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ये योग के प्रति समर्पण है, त्याग है, प्रेम है। क्योंकि जब किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक चरम अवस्था आ जाती है ना, तो निद्रा, भूख, प्यास, इन सब की निवृत्ति हो जाती है और व्यक्ति जो है इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। और मुझे लगता है, और ऐसा अनुभव होता है, प्रतीत होता है कि डॉक्टर सोमवीर आर्य जी भी इन सब चीजों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए इनको किसी भी चीज की कोई वो नहीं है। तो मैं सोमवीर आर्य जी को और डॉक्टर धर्मवीर जी को, जो पुस्तक सम्राट हैं, इनकी पुस्तकें मार्केट में और हमारे विश्वविद्यालय में भी बच्चों के हाथ में इनकी पुस्तकें होती हैं। सोमवीर जी का योग दर्शन सबसे प्रिय है हमारी पुस्तकों में, और हमारे बच्चे भी लेके रखते हैं, हम बच्चों को दिखाते हैं ये बहुत अच्छा योग दर्शन है, इसको आप लीजिए। और धर्मवीर जी की पुस्तकें, एक दिन एक हमारे पीएचडी का बच्चा कह रहा था कि गुरुजी वो एक धर्मवीर जी की पुस्तक है, वो मुझे है ना देखनी है, कैसे मिलेगी। मैंने कहा धर्मवीर जी को कॉल कर लो, या फिर जो पब्लिकेशन उससे मिल मिल जाएगी। तो कुदरती क्या, उसने मेरे हाथ में देख ली वो पुस्तक, कह रहे सर आपके पास भी तो है, आप दे दीजिए। मैंने कहा भैया ये पुस्तक देने वाली नहीं है, ये तो ऑथर कॉपी है, ये तो केवल वीआईपी लोगों वाली है। तो फिर उसको हम दी, मतलब कहने का मतलब ये है कि लगभग कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में जो बुकें बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर सोमवीर आर्य जी और गंभीर जी की बुकें हैं, क्योंकि वो सरल भाषा में है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ आज हैं और बड़े 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 विद्वानों ने लिखे हैं जो हमसे बहुत कई गुना ज्यादा विद्वान हैं। उनका संस्कृत का चिंतन जो है वो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन एक जन सामान्य को जो बात समझ में आए, वही भाषा होती है और वही पुस्तक होती है, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि एक समय था जब भारत में संस्कृत बोलते थे, एक समय था जब भारत में पाली बोलते थे, एक समय था जब भारत में प्राकृत बोलते थे, और एक समय है अब जब भारत में हिंदी और अंग्रेजी का बोलबाला है। तो ऐसी सरल भाषा में जो पुस्तकें लिखे हैं, जो हम हर बच्चा एक, मतलब बहुत, जिसने संस्कृत का बहुत अच्छा अध्ययन नहीं किया है वो भी समझ पाए। ये डॉक्टर सोमवीर जी की और धर्मवीर जी की खासियत है कि इनकी पुस्तकें बड़ी उत्तम है और हर बच्चे को बड़ी आसानी से सरल भाषा में समझ में आती हैं। तो डॉक्टर गंभीर जी जो पुस्तक सम्राट हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सोमवीर जी को प्रणाम है। और आचार्य हरदीप जी जो इस पूरे कार्यक्रम की नींव है और पूरा कार्यक्रम को बनाए हुए हैं, इनका और पूरे जो योग परिवार है, इनका सभी का, सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का,
और कर्मचारियों का और जितने भी योग प्रेमी, योग साधक साधिकाएं, योगिनी योगीराज जुड़े हुए हैं, दिव्य आत्माओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है ये बहुत अच्छा है, योग एवं कैरियर, कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को योग में बनाएं। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, सोमवीर जी का भी है, और हम भी ऐसा विचार करते हैं कि योग कैरियर बने। योग कै, योग कैरियर बने ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग में कैरियर बने ये सबसे अच्छी बात है। कोई भी काम आप करें लेकिन वो योग में करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि कर्म को ऐसे कीजिए अर्जुन जैसे यज्ञ किया जाता है, और यदि कर्म ही यज्ञ बन जाए तब तो बात ही अलग है। तो योग में कैरियर बनाना एक विकल्प है, लेकिन कैरियर ही योग बन जाए ये जीवन का आनंद है। जैसे सोमवीर जी के जीवन का आनंद है, सदैव प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता तनाव, रात दिन कोई समय की पाबंदी, भूख प्यास की कोई वो नहीं है, सब निवृत्त हैं। ऐसे यदि योग में जीवन बनाते हैं वो बहुत अच्छा है। और करियर के लिए तो सोमवीर जी हैं, बताएंगे आपको हजारों प्रकार के तरीके हैं किस प्रकार से हम अपने जीवन यापन के लिए, गुजारा करने के लिए किस प्रकार से योग का सहारा ले सकते हैं। आज चारों दिशाओं में त्राहिमाम त्राहिमाम है, और एक नान्य पंथा विद्यते अनाय, केवल एक ही मार्ग है, योग मार्ग है, वेद मार्ग है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। आपके पड़ोस में और उसके पड़ोस में और उसके पड़ोस में सारे देश आप किस प्रकार से चल रहे हैं आप सब जान रहे हैं। और इन सब का जो है एक ही मात्र निदान है, योग है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि अभी सौम्य जी का विचार आपके को सुनने को मिलेगा, तो योग की बात कर रहे थे, आध्यात्म योग संस्थान की बात कर रहे थे। जिस प्रकार से योग परिवार सोसाइटी योग के बारे में चिंतन मनन करती है, लोगों के द्वार तक जाती है, लोगों को जागरूक करती है, उसी प्रकार से अध्यात्म योग संस्थान भी यही काम करती है। पिछले 10 सालों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और इसकी एक वेबसाइट भी है। धर्मवीर जी जो है वो हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं, और अच्छा काम करते हैं, योग में लेक्चर कराते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करवाते हैं। लोग, गरीब लोगों के बीच में जाके गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, और सामाजिक कार्य कराते हैं। तो इसी प्रकार सारी संस्थाएं मिलके यदि हम सब काम करें तो समाज में परिवर्तन आएगा। तो वो योग परिवार हो, चाहे अध्यात्म परिवार हो, चाहे आर्य समाज परिवार हो, सभी श्रेष्ठ लोग यदि एक साथ आएंगे तो जो आज अड़ोस पड़ोस में जो हम देशों में देख रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, वो भारत उससे बच पाएगा। हमें संयुक्त होना पड़ेगा, हमें जुड़ना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, और आत्मरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। क्योंकि योग, संस्कृत, वेद, उपनिषद कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई अपने आप को कमजोर रखो, क्योंकि हमारे देवी देवताएं हमेशा ये कहते हैं कि एक तरफ गायत्री मंत्र है तो एक तरफ उस गायत्री की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी होना चाहिए। इसलिए अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को शेप करना है, और यूनिटी में रहना है, जुड़ के रहना है। तो मैं दोनों ही संस्थाओं का धन्यवाद भी करूंगा और धर्मवीर जी का भी धन्यवाद करूंगा। और एक बार पुनः मैं सभी को, योग प्रेमियों को, सज्जनों को, देवियों को, योगिनियों को, योगियों को, दिव्य आत्माओं को, और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी को, धर्मवीर जी को और हरदीप जी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, प्रणाम, वंदन अभिनंदन सभी का। जी जी। मुझे लेक्चर तो नहीं देना ना आज? नहीं, लेक्चर नहीं देना। अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बार बाकियों को भी समझा देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स को भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा एंड करियर, मतलब योग और योग में करियर कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मेरा काम जो है वो एक होस्ट की तरह है, वो डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के जो ज्ञान के समंदर है उसमें से अपने काम की चीज़ें निकलवाना है। तो डॉक्टर साहब, लेक्चर की तरह नहीं, आज हम इसको एक इंटरव्यू की तरह करते हैं।
नॉर्मली हम लेक्चर की तरह करते हैं, तो इंटरव्यू की तरह करेंगे, और जहाँ जो टॉपिक मेरे काम का होगा दो बात मैं भी बता दूंगा, बाकी ज़्यादातर आपको ही आंसर उसके देने हैं। तो अब 1 मिनट कुछ बाकियों का सबका स्वागत करना चाहें तो करें, फिर पहले सवाल से शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं तो आसान रहेगा अपने लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर धर्मवीर जी का, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित किया और आप सब लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला एक बार फिर से। और एक टीचर को जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का जब मौका मिलता है तो मुझे लगता है बहुत बेहद खुशी का वो समय होता है, और वो मेरे लिए भी ऐसा ही है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश जी, और हमारे मेरे भाई हैं और बहुत ही अच्छे योग के प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं। और श्री लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में है, LBS जिसको हम बोलते हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और 4 बच्चे इनके अंडर में भी PhD कर रहे हैं। और जब भी हम कोई बात करते हैं, मिलना होता है, तो किसी कार्यक्रम में आना होता है, तो बड़ी खुशी होती है जब डॉक्टर साहब को देखता हूँ, क्योंकि हम दोनों गुरु भाई भी हैं। हम आज डॉक्टर रमेश जी को और मेरे गुरु भी एक ही हैं, तो हम गुरु भाई भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। और दोनों का मैं धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि इन्होंने जो मेरी जो तारीफ है, जो मेरी प्रशंसा है, वो बहुत उसको हाइट दे दी है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं पता नहीं क्या ही हूँ, लेकिन अब आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं उसका आंसर करूंगा। तो ये है, लेकिन ये कि योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इन सब के सहयोग से ही मैं काम कर पा रहा हूँ। डॉक्टर धर्मवीर जी के सहयोग से कर पा रहा हूँ, डॉक्टर रमेश जी के सहयोग से कर पा रहा हूँ, आचार्य हरदीप जी हैं, रंजना जी हैं, इन सबके सहयोग से ही मैं इन सारे कामों को मूर्त रूप देने में सफल होता हूँ। और सब लोग प्रेरित करते हैं, सहयोग करते हैं, तब जाकर के मैं कुछ करता हूँ इसमें। तो इन्होंने बहुत मेरी तारीफ कर दी, क्योंकि बहुत मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो स्नेह में, प्रेम में मुझे डॉक्टर धर्मवीर जी विश्व विश्व प्रसिद्ध या विख्यात ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं, तो वो बोलते हैं। तो बहुत आभार है इन लोगों का इतना प्यार करने के लिए, ढेर सारा प्यार करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर धर्मवीर जी का भी, और डॉक्टर रमेश जी का भी, और आचार्य हरदीप जी जो इस पूरी कार्यक्रम की धुरी है, और वो सारे इस चीज को देखेंगे। और आप लोगों के अंदर जितने भी सवाल हैं योग को लेकर, योग में करियर को लेकर के, उन सब सवालों का समाधान करने का प्रयास हम अपनी तरफ से करेंगे। आप सब लोगों का हृदय से स्वागत है, जितने भी लोग वेबिनार में जुड़े हैं। और बहुत सारे लोग मीरपुर यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं, और मीरपुर यूनिवर्सिटी मेरी पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं ऑफलाइन लेक्चर देने गया था। नहीं तो ऑनलाइन ही चल रहा है कई सालों से, लगभग 2017 से ऑनलाइन ही चल रहा है मेरा सब कुछ। जी आचार्य जी, मेरा लेक्चर खत्म होता है। जी, तो अभी सभी साधकों से, सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी मैं थोड़े गाइडलाइन दे देता हूँ। वेबिनार में से मैक्सिमम किस प्रकार से सारा जो काम की चीज़ें वो किस प्रकार निकालें, यहाँ पर एक्टिव होके हमें बैठना है। जूम मीटिंग में हम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर 2 वे होता है, आप भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं। यहाँ पर आपको वीडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और सुनना है, और छोटी छोटी जो रिएक्शंस हैं बीच में वो करने हैं। रिएक्शंस का मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो नीचे क्वेश्चन आंसर का एक कॉलम आपको मिलेगा, वहाँ पर आप अपना सवाल लिख सकते हैं, ताकि क्लास के आज के इस सेमिनार के एंड में हम उसको ले सकें। तो नीचे क्वेश्चन आंसर Q&A दिखेगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप अपना सवाल लिख सकते हैं, जो भी बीच में आए उसको हम लास्ट में ले लेंगे। इसके अलावा चैट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं। तो अभी जो अवेलेबल हैं, जो कॉन्शियस होके सुन रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर अपने चैट बॉक्स में A टाइप कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं कॉन्शियसली, क्योंकि यहाँ पर जो बातें डॉक्टर सौम्यवीर आर्य बताने वाले हैं वो अमूल्य हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में उपलब्ध हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो मुश्किल है, क्योंकि ये लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, हर किसी को देना मुश्किल होगा, और यूट्यूब पर भी ये नहीं हो पाया लाइव। तो जो अवेलेबल हैं, जो भी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो यहाँ पर रेज हैंड कर दो, या चैट बॉक्स में A लिख दो, अपनी अटेंडेंस लगा दो। हाँ, रेज हैंड कर दीजिए, बहुत बढ़िया।
अभी 99 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और आज के इस सेमिनार को हम इस प्रकार से, इस वेबिनार को हम इस प्रकार से रखने वाले हैं कि एक नया साधक, एक नया स्टूडेंट जो एक योग विद्यार्थी जो है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है स्पेशल जो नए विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं, जो अभी करियर स्टार्ट नहीं हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए हम सारी बातें आज करने वाले हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, कुछ 35 कॉन्शियस हैं यहाँ पर, बाकी सुसुप्ति अवस्था में हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम शुरू करते हैं। शुरुआत जो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा रिलेट करके चलते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी योग की यात्रा कैसे शुरू हुई, उसको थोड़ा संक्षिप्त में आप बताइए, और कैसे इस योग के क्षेत्र में आए, ताकि आपसे इंस्पिरेशन हो सके। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। विद्यार्थी जीवन रहस्य एक पुस्तक है स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी की, विद्यार्थी जीवन रहस्य। वो मैंने सबसे पहले अपने घर में एक छोटी सी अलमारी में एक लाइब्रेरी होती थी, उसमें मैंने पढ़ी, क्योंकि मेरे पिताजी, पुस्तकें पढ़ने का शौक है मेरे पिताजी को, और वो बहुत सारी पुस्तकें घर में रखते थे। तो जब मुझे हिंदी पढ़नी आ गई थी, मेरे ख्याल से 4वीं-5वीं क्लास में होगा, तब मैं उन पुस्तकों को देखता था कि हिंदी में क्या लिखा है, मैं तो इन पुस्तकों को भी पढ़ रहा हूँ। शुरुआत से उस तरह की पुस्तकों को पढ़ने की रुचि थी, लेकिन ये आइडिया कुछ भी नहीं था कि ऐसा क्या होता है। तो विद्यार्थी जीवन रहस्य में कुछ आसन भी थे, सर्वांगासन, चक्रासन, मयूरासन, धनुरासन। तो सबसे पहले वहां मुझे योग की झलक मुझे दिखाई दी उस हमारी अलमारी में, और उस अलमारी से मैंने पुस्तक को बहुत बार पढ़ा, देखा। उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य अमृत पुस्तक मैंने स्वामी ओमानंद सरस्वती जी की को पढ़ी, उससे प्रेरणा मुझे मिली, और आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी शाखाओं में मैं जाने लगा। उसके बाद आर्य समाज के एक कैंप थे जिसमें ये कहें हम 10वीं क्लास मैंने कर चुका था, तब मैं आर्य समाज के कैंप में गया हरिद्वार, पहली बार ट्रेन में बैठ करके, ट्रेन में भी पहली बार बैठा था। तो वहां जाकर के मुझे योग की शिक्षा मिली। वहां आसन, प्राणायाम, जूडो, कराटे, पीटी, लाठी, दंड बैठक, ये सब चीजें सीखने को मिला। मतलब एक सार रूप में, आरएसएस में भी ये सारी चीजें सार रूप में थी, और आर्य समाज में भी सार रूप में सारी चीजें थी। तो बहुत सारे फील्ड थे, इनमें किसी भी चुन सकता था, जूडो, कराटे, कुछ भी हम जा सकते थे, पहलवानी हम कर सकते थे। बट मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट लगा वो मुझे योग का लगा। तो योग मुझे लुभाने लगा, तो मुझे लगा कि योग में कुछ करना चाहिए। और फिर वापस आकर के हमने कॉलेज में भी एडमिशन लिया, महम कॉलेज में, जहाँ आचार्य जी मुझे मिले, आचार्य हरदीप जी। तो वहां पे किसी ने बताया कि आप योग की टीम बना करके खेल भी सकते हैं। तो मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपकाया और आमंत्रित किया। तो 4-5 लोग आए, आचार्य हरदीप जी थे, मनोज जी थे, और एक हमारा साथी है सीसर खास से, वो हमारे साथ आया। एक मोहन है निंदाना से, वो हमारे साथ आया। तो एक सज्जन है मेरे गांव से, वो भी आया। तो कुल मिलाकर के हमने एक टीम बनाई पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमने खेलना शुरू किया कि हम कंपटीशन लड़ेंगे। मेरे ख्याल से 6 टीम थी, तो 6ठी टीम हमारी थी शायद, लास्ट में हम आए इंटर कॉलेज में। तो वहां से शुरुआत हुई, फिर लगा कि कुछ करना चाहिए, तो योग में ही पढ़ाई करने का विचार आया। तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि हरिद्वार में ऐसे ऐसे योग से एमए होती है। तब कोई एमए करता नहीं था, तो मैंने और आचार्य हरदीप जी ने सोचा कि एमए करेंगे। उससे पहले आचार्य जी डिप्लोमा कर चुके थे, पीजी डिप्लोमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि मेरा कंपार्टमेंट आ गया था बीए में। मैं फेल हो गया था एक पेपर में, इंग्लिश में, और तो मैं नहीं ले पाया। तो आचार्य जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद हमने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से योग का एमए का फॉर्म भरा, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से। तो वहां जाकर के योग की इच्छा हुई। कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कहाँ रुकना है, किसी के यहाँ शेल्टर लिया, कुछ किया, कहीं से नोट्स इकट्ठे किए, फोटोकॉपी कराए। एक फोटोकॉपी में 3-4 लोग हम पढ़ रहे हैं, मैं, पुनीत और आचार्य हरदीप जी। तो ऐसे काम चल रहा था, और फिर पेपर दिए। बाई चांस फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी टॉप होता क्या है। उन लोगों ने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। मैंने कहा वो क्या होता है? तो फिर कहा कि आपके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने कहा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ही है। तो फिर लगा कि हाँ, ये रुचि वाला विषय है। उस समय पे घर वाले कहते थे कि ये योग में क्या होता है, तो किसी को पता नहीं था। शायद 31, 32, 35 लोगों ने एडमिशन लिया था,
लेकिन 17 लोग रह गए थे जब हमने एमए फाइनल किया, तो लोग छोड़ के चले गए थे। इस तरह का अरुचि का भाव रहता था योग के प्रति। लेकिन जब हमने योग एमए कंप्लीट किया, कंप्लीट करके जैसे ही हम फील्ड में आए, रोहतक में आए, अपना शहर में अपना काम शुरू किया, उसके बाद लगने लगा कि कोई वैकेंसी निकलती है तो गांव में निकलती थी, फौज में, पुलिस में, पटवारी, टीचर, ड्राइंग टीचर, जेबीटी टीचर, बीएड टीचर, ये सब लगते थे। और जो भी व्यक्ति फॉर्म भरते और लगते कि फला का लड़का पटवारी लग गया, फला का व्यक्ति पुलिस में लग गया, फला का लड़का फौज में लग गया, फला व्यक्ति का लड़का ड्राइंग टीचर लग गया। तो मेरी माँ कहती, भाई तू कब लगेगा, तूने ऐसा क्या कर लिया कि तू फॉर्म ही नहीं भरता। मैंने कहा मैंने जिससे एमए किए उसके फॉर्म नहीं निकलते हैं, उसका टीचर का कोई वो नहीं है। तो कह रहा तेरा क्या होगा फिर। मैंने कहा मेरा भी कुछ होगा। तो धीरे धीरे फिर योग में वैकेंसी निकली, तो नारनौल सिविल हॉस्पिटल में मैंने एज योग स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया। तो कुछ ही दिन किया मैंने, कुछ महीने ही, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था जॉब को। तो जब पहली जॉब लगी तो घर वालों को लगा कि हाँ योग में भी कोई जॉब लग सकती है। तो 22,500 मेरी सैलरी थी उस समय पे, बहुत साल हो गए, 2012-13 की बात है, तब मेरी 22,500 सैलरी थी। तो मुझे अच्छा लगा कि कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि योग करियर को लेकर के कि सिविल हॉस्पिटल्स जो है, वो चाहे यूपी के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के, कहीं भी हो पूरे भारत में, विशेष करके पूरे हरियाणा में महाराज जी, हर एक सिविल हॉस्पिटल में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल हॉस्पिटल होता है, उसमें एक योग स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। मतलब एक तो वहां जा सकते हो, हरियाणा के विशेषकर, यूपी में कहीं कहीं है वो वैकेंसी, और स्टेटों में भी होगी। तो वो आयुष डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि केंद्रीय मंत्रालय है, उसकी तरफ से पोस्ट सैंक्शन होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। लेकिन जो हमारे टाइम पे 22,500 में लगे थे, आज उनकी सैलरी 80,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और सबसे खूबसूरती इस जॉब की बात है, 8-6 घंटे की ड्यूटी है, 8 से 2 गर्मियों में और 9 से 3 सर्दियों में रहती है। कोई एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं रहता। पेशेंट देखने होते हैं, उनको योग की एक्सरसाइज, योग के आसन, योग का प्राणायाम वगैरह आपको सजेस्ट करना होता है। और ऐसा ही जो दिल्ली की डिस्पेंसरीज है, उनमें भी योग स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं। उनका अच्छा नाम जी, शायद करियर किशोर पर होगा। हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। अपनी यात्रा को आगे अभी तक कैसे पहुंचे, इतना पहुंचो हाँ, ठीक ठीक है। मैं उसके अपनी बाद मैंने यात्रा। अपना हाँ। योग से पीएचडी किया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैंने योग से पीएचडी किया। सौभाग्यशाली हूँ कि वहां से पीएचडी करने का मौका मुझे मिला, स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्य भूमि से। और पीएचडी करने के बाद, जब मैं पीएचडी कर रहा था, उसके बाद ही, जैसे धर्मवीर जी ने बताया कि मैं सीईसी यूजीसी में योग के लेक्चर देता था, उससे पहले मैं गुड़गांव में मैंने होम ट्यूशन भी किए, घर घर जाकर के योग सिखाने वाला जो काम है होम ट्यूशन का, वो मैंने शुरू किया। और उसके करते करते ही मुझे कोई स्टूडेंट मिली, वो वहाँ काम करते थे, तो उन्होंने मुझे लेके गए सीईसी में। तो कंजोर्टियम और एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो है, वहां पे मैंने पढ़ाया। तो मुझे लगा बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूँ कि यहाँ 1 घंटा पढ़ाना है और पढ़ाने के पैसे मिलते हैं टीवी पे। तो टीवी पे प्रचार भी हो रहा है मेरा, नेशनल टीवी पे, और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। तो एक लेक्चर के मेरे ख्याल से 2,500 रुपए या 3,000 के आसपास वो मिलते हैं। तो वहां मैं जाने लगा, तो मुझे 3 लेक्चर शुरुआत में मिले थे, धीरे धीरे और लेक्चर भी मिले, आचार्य जी को भी हम वहां साथ लेकर के गए। और वहां से मुझे घर वालों ने भी प्रोत्साहित किया कि मेरी माँ भी और मेरी भाभी भी बोली कि ये सही जॉब है तुम्हारे लिए। मैंने कहा वो कैसे, कि तू बोलता बहुत है और अब बोलने के पैसे भी मिल रहे हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं 1 घंटा, तो ये सही है तुम्हारे लिए, और तुम योग ही पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो। तो वहां मैंने लगभग लगभग 100 से भी ज्यादा लेक्चर मेरे हो चुके हैं। और वहां मैंने पढ़ाया, खूब मन लगा करके, और खूब मेरी रुचि थी, इसलिए सीएससी ने खूब सारे मौके मुझे दिए। और एक्सपर्ट को इतने मौके नहीं मिलते, क्योंकि मैं कोई भी किसी का लेक्चर कैंसिल हो जाता था तो मुझे कॉल आता था कि आप आ सकते हैं। विद इन 40 मिनट में पहुंच जाता था गुड़गांव से दिल्ली। तो वो मैंने खूब सारा अपना काम वहां पे किया। मैक्सिमम जो मेरी, जो जहां से आप लोगों मुझे जानते हैं, मेरे पहली जो ऑनलाइन इंटरेक्शन है, जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रही, वो सीईसी चैनल पे मेरी रही। और वहां से मैं, आप सब लोग मुझे जानने लगे। वहां से मुझे जब फीडबैक आने लगे कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, और बहुत सारे लोग वहां से जुड़े, आज तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ में लोग। तो वहां से मेरी, मैं कहता हूँ, मुझे हाइप मिलना शुरू हुआ। और आज भी जितने भी गुड़गांव में मैंने जिन लोगों को होम ट्यूशन कराया था, सबके साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। जब भी भारत आता हूँ तो सबके घर जाता हूँ, मिलता हूँ, और सबके साथ इंटरेक्शन है।
15 लोगों को सिखाया होगा, ज्यादा लोगों को नहीं सिखाया 3 साल में। 15 ही लोगों को सिखाया, ज्यादा लोगों को, क्योंकि 15 लोगों ने छोड़ा ही नहीं मुझे, तो उनको सिखाता ही रहा। उसके बाद मैं जब गुड़गांव तक पीएचडी कर रहा था, पीएचडी कंप्लीट होते ही मैं मेरी जॉब लगी टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योग, तो जिसको मेट्रो में पुस्तक टीआईसी। लिखी वो बात भी तो बताओ आचार्य जी। हाँ, मैं मोबाइल में मेट्रो में जब, पुस्तक लिखी। हाँ, आज सौभाग्य की बात है, ये वो मोबाइल है मेरे जीवन का जिसपे प्लेन मैंने में भी सबसे लिखी है, ज्यादा है। प्लेन में जाते जाते भी लिखा है, फ्लाइट वो मोड में। सब कुछ लिखा तो इस पे है ना, लिखा तो ट्रेन में होता था, मैं बस में होता था, या मेट्रो में होता था, प्लेन में होता था, तो मैं लिखता था। जो योग दर्शन मैंने शुरू किया, तो योग दर्शन मैंने इस फोन पे शुरू किया। यूज में नहीं है आजकल ये फोन, लेकिन ये वो मेरा फोन है जिसपे मैंने सबसे ज्यादा ऐसे टाइप कर करके, संस्कृत हिंदी टाइप कर करके तो ये लिखना शुरू किया था। बाई चांस आज ये ऑन है, नहीं तो ऑन नहीं रहता था, ऑफ रहता था। तो ये मेरा वो फोन है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा काम किया, और इस फोन पे काम किया तो ट्रेन में, मेट्रो में आते जाते मैं बुक लिखता रहता था, अपना काम किया। तो मैक्सिमम मैंने योग दर्शन मेट्रो में ही लिखा, मेट्रो या फिर चाय पॉइंट एक जगह थी गुड़गांव में, वहां पे मैंने लिखा। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी टीआईसी की नियुक्ति हुई, जो विदेश मंत्रालय का एक है, आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसके थ्रू मैं टीचर ऑफ इंडियन कल्चर में सिलेक्ट हुआ। और मेरी जो पोस्टिंग थी वो अमेरिका में थी, अटलांटा, जॉर्जिया स्टेट का एक कैपिटल है अटलांटा, जहाँ पे 1996 में ओलंपिक हुए थे, बहुत फेमस है, और इंडियन डायस्पोरा बहुत है वहाँ पे। वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अटलांटा, और 55 49 उसका नंबर है, आज भी मुझे याद है, 55-50 मेरे फ्लैट का नंबर था। तो वहां मैं गया, तो मेरी पहली पोस्टिंग, तो अमेरिका जाने का मौका मिला। विदेश जाने का शौक था कि मैं विदेश जाऊं और काम करूं, तो भारत सरकार के टिकट पे मैं गया। भारत सरकार के ऑफिशियल पासपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उस पासपोर्ट पे मैं गया, और वो अद्भुत मेरी जर्नी थी। मैं कह रहा हूँ लाइफ का सबसे जो सुनहरा समय मैं कह सकता हूँ अपना था, वो 2 साल, 2019 से 2021 मैंने वहाँ काम किया। 1 साल कोविड में भी मैं वहीं रहा, और कोविड में ही मैं वहां से मैंने ट्रेवल किया। बहुत सारा सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें, और सरकार की तरफ से इतना मान सम्मान मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि करियर की सबसे टॉप हाईएस्ट जो पोस्ट है योग की, वो टीआईसी में कह सकता हूँ, जिसमें लाखों रुपए की सैलरी, मेरे ख्याल से 2.25 लाख रुपए सैलरी समय पे थी हमारी। आना जाना, टिकट, घर, सब कुछ सरकार का होता था। तो वो टीआईसी की पोस्ट मैंने कंप्लीट की। उसके बाद फिर भारत आए, भारत आकर के फिर मैंने एक फ्लैट में बैठ करके पढ़ाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, बाकी की बुक वहां पे लिखी और पढ़ाया। योग दर्शन, आठपदी का अध्ययन संहिता, गीता, प्राणायाम का कोर्स, वाईसीबी के कोर्स शुरू किए। तो सब कुछ वहां से ऑनलाइन सेटअप करके मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास जो मेरा मैकबुक है और मेरा जो ये आईपैड है, इससे मैंने केवल क्लास लेने के अलावा कुछ भी आज तक नहीं किया है। केवल क्लास ली है मैंने इसमें सारी, तो सारी क्लास, पीपीटी बनाना, सब कुछ इनसे होता, बाकी मैं इनसे कुछ काम करता नहीं। ये मेरा करियर रहा। उसके बाद फिर मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, जो एक डिप्लोमेटिक पोस्ट है, एज ए कल्चरल एम्बेसडर आप इसको कह सकते हैं। तो फिलहाल मैं डिप्लोमेट हूँ, इंडियन डिप्लोमेट। आई एम नॉट ए करियर डिप्लोमेट, आई एम ए सीजनल डिप्लोमेट, जो अभी सिलेक्ट हुआ। और मैं 2022 में दिसंबर में मैंने सुरीनाम देश में मैंने ज्वाइन किया, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर सुरीनाम, साउथ अमेरिका में मैं अभी हूँ पोस्टेड, और अभी मैं इसी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर का मतलब है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हिंदी, संस्कृत, आपका योग, आपका कथक, म्यूजिक, डांस, हिंदी, ये सबको प्रमोट करने के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। जो मैं टीआईसी था, तो टीचर ऑफ इंडियन कल्चर, तो मतलब अब टीआईसी मेरे साथ काम करते हैं, मतलब अंडर आप कह सकते हैं। 4 टीआईसी मेरे साथ काम करते हैं, जिसमें हिंदी का टीआईसी है, योग का टीआईसी, कथक और म्यूजिक के टीआईसी होते हैं। तो वो सारे काम कर रहे, जो जिस पोस्ट में मैं काम करके आया था अटलांटा, अब वो 4 लोग मेरे साथ काम करते हैं। तो ये मेरी पोस्ट है। तो कल्चरल एम्बेसडर आप इसको कह सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन डिप्लोमेट, जो राजनयिक कहते हैं। तो मैं अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ये मैंने सोचा भी नहीं था डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कभी। ये भी योग की स्पेशलाइजेशन होने की वजह से ही मुझे पोस्ट मिली है। तो ये मेरा अभी तक का सारा काम है। और बुक लिखी है 4-5-6 जितनी भी बताई धर्मवीर जी ने, ये बुक्स हमने लिखी हैं, जो कि खूब पढ़ी जा रही हैं। और बस यही सब कुछ है।
तो और यूट्यूब पर ढेर सारा कंटेंट योग के बारे में, हाँ, ये यूट्यूब सारा पे सिलेबस सीईसी दे दिया है। हाँ, यूट्यूब पे सीईसी में देखोगे सारे लेक्चर हैं, सब चीजों पे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे चैनल पे भी सारे लेक्चर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई फ्री में पढ़ना चाहता तो फ्री में हमारा कंटेंट उपलब्ध है, वहां से पढ़ सकता है। बुक लेकर के पढ़ना चाहता तो बुक पैसे में खरीद सकता, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारा सब कुछ काम हुआ अनेक लोगों के सहयोग से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपने दम पे किया, कभी कतई दम पे नहीं किया मैंने। और अपना दम जैसी कोई चीज होती नहीं है। सहयोग बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों का मोटिवेशन होता है, लोगों का सहयोग होता है। वो कहते हैं ना, गिलहरी का भी एक सहयोग होता है। तो बहुत सहयोगों से मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों के सहयोग से मैं आज यहाँ पे इस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। हजारों लोगों की शुभकामनाओं और प्यार से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरा अकेले का कुछ भी नहीं है। मेरे अकेले का एक पुरुषार्थ तो कोई भी करेगा। और पुरुषार्थ तो आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो पुरुषार्थ का कोई फायदा है, कोई मतलब रहता नहीं है। और आपको डायरेक्शन देने वाले, आपको प्रोत्साहित करने वाले, आपको रिकमेंड करने वाले, आपका सहयोग करने वाले, आपका हर तरह से आपका साथ देने वाले लोग, वो लोग होते हैं जो आपके करियर में को आगे बढ़ाते हैं। तो उन सब लोगों को नमन करता हूँ जिन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा भी, तो उन साथ छोड़ने वाले लोगों का भी सहयोग धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उनका साथ नहीं छूटता तो शायद मैं डिपेंडेंट ही रहता। तो इंडिपेंडेंट हुआ तो उनकी वजह से हुआ। तो उन लोगों का भी विशेष रूप से धन्यवाद है। द्वेष नहीं है बिल्कुल भी किसी के प्रति, और सब लोगों को ढेर सारा प्यार है। ये मेरी जर्नी है। उसके बाद आचार्य जी ये बताइए कि जो योग के फील्ड में आने से पहले जो आप स्टूडेंट थे वो किस लेवल के स्टूडेंट थे? बहुत इंटेलिजेंट लेवल में थे, एवरेज थे, या किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते हैं? मैं अपनी सिचुएशन बता देता हूँ, कैटेगरी आप डिसाइड करें। ठीक है। जब मैं 8वीं क्लास में था तो फेल हो गया। ठीक है। 10वीं क्लास में कंपार्टमेंट आ गया। +2 में मैं पास हो गया। ग्रेजुएशन में फिर से मेरा कंपार्टमेंट था। ये मेरा एवरेज है। इससे आप देख लीजिए मैं कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। अब मैं कहूँ कि मैं एवरेज था, मीडियम था, लोवेस्ट था, हाईएस्ट था, बहुत पढ़ा, वो आप समझ लीजिए। 8वीं में फेल हुआ। 8वीं के बाद दोबारा पेपर दिए, फिर मैं पास हुआ। और बहुत कुछ बट ज्यादा नंबर नहीं है। और उसके बाद मैंने 10वीं में फिर मैं मैथ में फेल हुआ। और मैथ में दोबारा से जो पास हुआ वो मैं जानता हूँ कैसे पास हुआ। बहुत 33 नंबर मुझे आए थे। आज भी मेरी मार्कशीट पे 33 नंबर है। और वो 33 मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, लोग कह रहे 33 ही, मैंने कहा 33 ही चाहिए थे मुझे तो पास हो। तो धन्यवाद है सब लोगों का जिन्होंने 33 लाने में मेरा सहयोग किया। हृदय से उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो आगे यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, 10वीं में 33 नहीं आते। और +2 में ठीक हो गया। मुझे एक बात लगी कि जब नकल करना जब जब छोड़ा मैंने, तब तब मैं आगे बढ़ा। +2 में जब मैं इंग्लिश का पेपर दे रहा था तो मैंने खूब सारी नकल की और मुझे 35 नंबर आए। पास था। बट मेरे भाई ने कहा कि तुम दोबारा से इस पेपर को दो। मैंने तैयारी की और एक ऐसे कॉलेज में मेरा सेंटर था जहाँ पे खूब नकल चल रही थी। मैंने एक भी नकल नहीं की और मुझे मेरे ख्याल से 60 नंबर उसमें आए। तो बड़ी खुशी हुई। नकल से 35 और अकल से 60 नंबर आए मुझे। और ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज मैंने करी। हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज भी मैंने की है 2 साल। डिप्लोमा है मेरे पास फ्रेंच लैंग्वेज का। तो सर्टिफिकेट में मुझे 71% नंबर आए। 71% नंबर आए मुझे जब मैंने नकल नहीं। डिप्लोमा में मैंने नकल की तो मेरे 55% नंबर आए। जब जब मैंने जहां जहां मैंने नकल की है वहां वहां मेरा डाउन हुआ हूँ। और जहां जहां मैंने नकल नहीं की है वहां वहां मैं आगे बढ़ा। ये मैंने विशेष रूप से अपने जीवन में देखा है। तो इसलिए एक मैसेज तो ये कि नकल मत करना कभी। नकल आपको नीचे लेकर के जाते, ऊपर कभी नहीं लेकर के जाएगी। तो इसलिए मेहनत करो अच्छे से और ईमानदारी से करो। नकल छोड़ दो। और जैसे वो मनोज, कौन सी मूवी है वो, 12th फेल में कहता है ना, नकल छोड़नी पड़ेगी, है ना वो, डीएसपी साहब आके कह रहे थे। तो जब वो जाता है, वो मनोज वो कह रहा है कि सर मैंने नकल छोड़ दी है। तो नकल जब छोड़ देते हो तो बहुत आगे बढ़ोगे। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। तो देख लीजिए मैं कैसा स्टूडेंट था, एवरेज था, क्या था, वो आप अपना अंदाज लगा लीजिए, पहले अपने सांचे में फिट करके देख लीजिए। जी जी आचार्य जी, बहुत से बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं, और बहुत से बच्चे योग में मास्टर डिग्री कर चुके हैं या कर रहे हैं, और कुछ लोग योग में स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं।
तो वो किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, या किस किस क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सकता है या जॉब मिल सकती है, ये मेरा डायरेक्ट पर्सन है आपसे। शायद आचार्य हरदीप जी का भी, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। योग प्रकृति प्रेमी जो जुड़े हुए हैं लगभग 100, उन आचार्य सब का भी यही क्वेश्चन है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये आपने एक सवाल इतना बड़ा पूछ लिया है, मतलब इतना बड़ा सवाल है, मतलब इसको छोटा छोटा करके पूछेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सवाल जी आ जी, रहे हैं होंगे। तो इसको आचार्य छोटा जी, छोटा हाँ, करके हम पूछते हैं डॉक्टर साहब। ये एवरेज स्टूडेंट वाला मैंने इसलिए पूछा कि कोई ऐसा ना लगे कि भाई डॉक्टर सोमवीर आर्य तो बचपन से ही इंटेलिजेंट होंगे तो आज वो कल्चरल एम्बेसडर बन गए हैं। वो भी फेल हो के ही यहाँ पहुँचे हैं। बस इनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ रही, क्योंकि मैं इनके इस यात्रा में इनके साथ रहा, तो मैंने देखा है कि इन्होंने एक तत्व अभ्यास किया है। इन्होंने योग के अलावा और कुछ नहीं किया। ये तब से, जब से मैं इनसे मिला हूँ ग्रेजुएशन से, तब से ये योग ही कर रहे हैं, योग ही करवा रहे हैं। फायदा हो रहा है तो भी योग से, नुकसान हो रहा है, इन्होंने धन गंवाया है तो भी योग में ही गंवाया है, कोर्स किया है तो भी योग का ही किया है, बुक किताब पढ़ी है तो भी योग की ही पढ़ी है, सब कुछ योग से ही किया है इन्होंने। तो एक एक ही धारा में लगातार चलने की वजह से ये आज कल्चरल एम्बेसडर तक पहुंच सके हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर ये एक सीजनल आते कि चलो एक डिप्लोमा कर लिया, अब कोई पोस्ट नहीं निकली, अब कुछ और कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, ऐसा वो करते तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ये संदेश मेरा इस सवाल को लेके था। ये मैं बहुत बहुत एग्री करता हूँ इस बात पे, और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो एक तत्व अभ्यास है, आपको लग रहा है कि एमए कर लेते हैं और वाईसीबी कर लेते हैं, और यदि योग में कुछ हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बीएड करेंगे वहां जाएंगे, नहीं तो हम जेबीटी करेंगे वहां जाएंगे, नहीं तो हम वहाँ, वो कहीं का नहीं रहता व्यक्ति जो जिसका वो कहते हैं ना श्रद्धा नहीं होती, और एक तत्व अभ्यास नहीं होता, और लक्ष्य नहीं होता। मैं कह रहा हूँ रोजगार के अवसर तो पैदा किए जा सकते हैं, पैदा करने की क्षमता हो सकती है यदि आप एक फील्ड में लगे रहोगे तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छा कहा कि एक ही फील्ड, मैंने कोई दूसरी फील्ड कभी नहीं देखी। कौन आर्मी में जा रहा है, कौन पुलिस में जा रहा है, कौन टीचर लग रहा है, कौन एसडीएम लग रहा है, मुझे कभी कोई मतलब नहीं रहा किसी चीज से। और तब थे हालात ये जब योग में कोई करियर का ऑप्शन दिखता ही नहीं था। ये योग स्पेशलिस्ट की पोस्ट बाद में हमें दिखाई दी, पीआईसी तो बहुत ही बाद में आए ये जो लगे। तो कोई भी हमें दूर दूर तक, कहते हैं ना कि जैसे रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं कि कोई सोर्स मिलेगा मिलेगा। उस समय की बात हम कर रहे हैं, 2008 की बात हम कर रहे हैं। 2008 से 10 हमारा, मेरा और आचार्य जी का बैच है जो हमने मास्टर डिग्री किया। 2008-10 में कोई बता दे कि कहाँ योग टीचर थे, और थे तो किसी को पता भी नहीं था। तो वहां से हम इस बात को लेकर के आए हैं, लेकिन तब से हम लगे ही रहे। हमने बीच में कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया, अपनी कोई स्ट्रीम चेंज नहीं की, लाइन चेंज नहीं की, ऐसे ही रहे। फ्री में कैंप सिखाया, हर जगह कैंप लगाया, बट हमने लाइन कभी चेंज नहीं की। हाँ, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स में वो हुआ था इन्वॉल्व, बट तब भी योग ही थी फील्ड में। मतलब वो किसी का सहयोग के लिए मैं पॉलिटिक्स में गया, किसी का सहयोग साथ दे रहे थे। पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा था, लेकिन किसी का साथ देने के लिए हम गए थे। तब भी योग ही कर रहे थे, योग ही सिखा रहे थे। तो पहली चीज़ तो एक तत्व अभ्यास, और दूसरी चीज़ ये भी मैंने देखा है डॉक्टर सोमवीर आर्य के जीवन में कि इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई कहीं से कोई फ़ायदा होगा तो ही ये योग कराएंगे। इन्होंने फ्री के लेक्चर भी दिए हैं। इन्होंने जैसा बताया यूजीसी जो टॉप से टॉप जगह है वहाँ भी लेक्चर दिए हैं। और इन्होंने गली मोहल्लों में, अपने गांव के स्कूल में छोटे छोटे कैंप 5-5 लोगों को भी हमने सिखाया है, फ्री में सिखाया है, घर से पेट्रोल लगा के, घर से पैसे खर्च करके भी सिखाया है। अगर हम ये सोचें कि सीधा रोजगार आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जो भी जितने भी योग साधक जुड़े हुए हैं, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, योग की दिशा में आज से ही काम करना शुरू कर दो। बेनिफिट, फल जो मिलेगा वो बाद में मिलने वाला है। आज ही हम अगर कैलकुलेटर लेके बैठेंगे कि आज इतना फ़ायदा हो गया, अच्छा आज तो घर से पैसे लग गए, अरे इस कैंप का क्या फ़ायदा, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। मल्टीपल कैटेगरी चेंज करते रहे, डायरेक्शन चेंज करते रहे, तो भी कहीं नहीं पहुंचोगे। हर चीज़ को कैलकुलेट करके, क्योंकि योग का मार्ग ऐसा ही है। और डॉक्टर सोमवीर आर्य के जीवन में मैंने देखा है कि ये निस्वार्थ रूप से इन्होंने किया है, तो उसके फलस्वरूप इनको ये सारी पोस्ट और ये सब कुछ मिला है।
तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं डॉक्टर साहब। तो जो योग में जो है एक बिगनर एक स्टूडेंट है जिसने डिग्री डिप्लोमा किया है, तो किस किस दिशा में जा सकता है, पहले कैटेगराइज आप कर दीजिए। कैटेगराइज करने से पहले मैं एक विशेष बात ये कहना चाहूंगा कि हमें चिल्लाते हैं ना रोजगार के लिए, सरकार को ब्लेम करते हैं। ये नहीं कि मैं सरकार के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ब्लेम करने से पहले ना हमें योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। एक बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी हो तभी हम रोजगार के बारे में सोच सकते हैं। अब केवल डिप्लोमा है मेरे पास और कुछ भी नहीं है तो रोजगार कहाँ से कोई देगा मुझे। तो बेसिक चीजें हैं, आपने डिप्लोमा किया है या मास्टर डिग्री की है या आपने पीएचडी की है या आपने एमफिल किया है, कुछ भी आपने योग में किया है, तो कम से कम एक सर्टिफिकेशन जरूर कर लेना आप लोग। मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन एक है कि मैंने एमए कर लिया तो वाईसीबी करने की क्या जरूरत है, नेट करने की क्या जरूरत है। ये क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यदि प्रमाणित आपको होना है, यदि सर्टिफाइड होना है, तो सर्टिफाइड मान लो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री और आपका नेट। नेट के बिना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कोई नहीं लगाएगा। और यदि आप मास्टर डिग्री है, नेट और पीएचडी भी है, तो आपके नंबर और भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप में इसमें एमए और पीएचडी आपकी क्वालिफिकेशन है, बट नेट आपकी क्या है, सर्टिफिकेशन है। और सर्टिफिकेशन के बिना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जा सकता। तो आपको नेट पास करना है यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यदि आपको योग टीचर बनना है तो वाईसीबी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का लेवल 3 योग टीचर एंड इवेलुएटर वाला जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपको इंस्ट्रक्टर लगना है, डिप्लोमा किया है और आपको इंस्ट्रक्टर लगना है, तो डिप्लोमा के बाद वाईसीबी का लेवल 2 जो योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर है उसका कोर्स आपको करना पड़ेगा। और वो जब कोर्स आपका हो जाएगा तभी जाकर के आप किसी को कह सकते हो कि मैं अब टीचर बनना चाहता हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ और मैंने अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करी है। उसके बाद आप इंटरव्यू फाइट करें, उसके बाद आप अपना अप्लाई करें, उसके बाद आप इंटरव्यू फेस करें, तब जाकर के जॉब के आसार होंगे। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन यदि आपने कहा मैं तो एमए हूँ, मैं तो पीएचडी हूँ, मैं वाईसीबी क्यों करूँ, मैं नेट क्यों करूँ, तो करना पड़ेगा भाई। वो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड टीचर, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर तभी आप होगे जब वाईसीबी करोगे और नेट आप पास करोगे। तो ये बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके बिना आपको कोई कहीं खड़ा नहीं होने देगा। फिर आप बेशक जाकर के कहीं चिल्लाते रहिए कि सरकार ने ये कहा, तो सरकार ने ये तो नहीं कहा था एमए कर लो हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। वो ड्राइंग वाले को भी नहीं कहते, वो साइकोलॉजी वाले को भी नहीं कहते, वो बीएड वाले को भी नहीं कहते, जेबीटी वाले को भी नहीं कहते कि तुम जेबीटी कर लो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। गारंटी तो कोई देता नहीं है ना, हम अपने हिसाब से करते हैं। तो पहले हम अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद हम आगे की बात करें। जी, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन फर्स्ट स्टेप है योग में करियर का, ये सबसे आप सबसे फर्स्ट। जी, पहले पढ़ाई करना आप उस दिशा में, फिर उसका सर्टिफाइड वाईसीबी 2 3 जो भी या नेट वो जरूरी है करना। आपको यदि आज हॉस्पिटल में लगना है तो आपको वाईसीबी लेवल 5 और 6 करना पड़ेगा। योग थेरेपिस्ट का कोर्स आपको करना पड़ेगा सर्टिफाइड। जब आप जाकर के फाइट करोगे, आप एमए भी हो, आपके पास वाईसीबी भी है, वाईसीबी 6 है, तो आपको कोई हटा नहीं सकता। आपको कहेंगे कि वेल क्वालिफाइड आदमी, मास्टर डिग्री भी की है और वाईसीबी 6 भी किया जो योग थेरेपिस्ट है, तो उसके चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो यदि आप कहेंगे नहीं मैं तो एमए हूँ और मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो बहुत लोग ठीक किए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने चाहे 1000 लोग ठीक किए हो, चाहे आपने एक व्यक्ति को भी ठीक नहीं किया हो, लेकिन सर्टिफिकेशन सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन। मान लीजिए आपको विदेश जाना है, तो आप कहेंगे मैं तो योग्य भी हूँ, मैं तो बहुत है, मेरे पास पैसा भी बहुत है, बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के चले जाएंगे क्या? तो वीजा क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन। पासपोर्ट क्या है, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन। और वीजा क्या है, आपका सर्टिफिकेशन। तो विदाउट वीजा आप ट्रेवल नहीं कर सकते और विदाउट पासपोर्ट आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो बाहर ट्रेवल करने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा दोनों चीजें चाहिए होगी। तो आपको जो पासपोर्ट है आपका, वो आपकी क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, एमए, पीएचडी जो भी है, और जो सर्टिफिकेशन है वो आपका वीजा है। तो इसके बिना आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ये आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहले हम सरकारी संस्थान में योग में सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है वो कहाँ पर हैं, पहले उस कैटेगरी को हम ले लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में आप स्कूल टीचर की बात करें तो अभी जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक केंद्रीय विद्यालय होता है, तो उसमें योग टीचर की एक पोस्ट होती है। तो वहां पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल है बट है वो पोस्ट। मैंने दूसरा कहा कि उसमें एमए चाहिए और आपका कोई भी वाईसीबी लेवल 3 चाहिए। यदि आपको हॉस्पिटल में योग स्पेशलिस्ट लगना है, विशेषकर हरियाणा की मैं बात करूँ या यूपी की भी मैं बात करूँ, बहुत सारी जगह मैंने देखा है
वहां पे आपके योग स्पेशलिस्ट लगे होते हैं, अच्छी पोस्ट है, और उसमें आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन वही मास्टर डिग्री चाहिए और वाईसीबी चाहिए, वो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल हो गया, स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय आपके हो गए, बाकी अन्य जो स्कूल है वो उसमें नहीं है अभी। उसके बाद हम बात करें तो विदेश मंत्रालय की मैं बात करूं, जो टीआईसी मैंने कहा था, टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योग, टीआईसी उसको बोलते हैं। तो विदेशों में भारत सरकार टीचर भेजती है, योग के शिक्षक। जैसे मैं अटलांटा गया था अमेरिका, तो भारत सरकार अपने खर्चे पे भेजेगी, आपको टिकट देगी, आपको 500 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति देगी, आपको वहां जाते ही गाड़ी एयरपोर्ट पे मिलेगी, आपको अकोमोडेशन देगी, 1 BHK फ्लैट आपको मिलेगा, उसका सारा रेंट सरकार भरेगी। आपको लगभग लगभग 3800-3900 डॉलर आपको पैसा भी मिलेगा। तो यहाँ के 3 लाख से ऊपर के करीब आपको सैलरी भी मिलेगी, और वो टैक्स फ्री सैलरी होगी। वहां जो आप सामान खरीदोगे वो भी टैक्स फ्री होगा, और जब वापस आओगे तो भी टिकट भारत सरकार देगी। तो ये 2 साल तक भेजते हैं। अभी 11-11 महीने के स्लॉट करते हैं, 11 महीने का एक टाइम देते हैं। तो टीआईसी भी आप लग सकते हैं, ये सरकार का ये बेहतरीन से बेहतरीन है जो आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें यूनिवर्सिटीज में, तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं, जैसे डॉक्टर रमेश जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फिर उसके बाद एसोसिएट, फिर प्रोफेसर आप जा सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में ही आप योग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे भी लग सकते हैं। उसके लिए आपका मास्टर डिग्री हो और वाईसीबी लेवल 2 हो, तो आप योग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक योग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे लग सकते हैं। जैसे मीरपुर यूनिवर्सिटी में भी इनके पास आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी के पास एक स्टाफ है उनका, हमारे अच्छे मित्र हैं वो भी ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो योग इंस्ट्रक्टर भी लग सकते हैं यूनिवर्सिटी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी मास्टर डिग्री, पीएचडी और आपका नेट होना जरूरी है। तो यूनिवर्सिटी में 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर और योग इंस्ट्रक्टर की। तो यूनिवर्सिटी हो गई, केंद्रीय विद्यालय हो गया सरकारी, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए हैं। उसके बाद आईसीसीआर का मैंने बता दिया, जो विदेश मंत्रालय आपको बाहर भेजता है वो आपका बता दिया। उसके अलावा जो एम्स हमारे है, एम्स जो हॉस्पिटल है पूरे भारत में, एम्स हॉस्पिटल में योग स्पेशलिस्ट की विशेष रूप से पोस्ट है। वो दिल्ली का एम्स हो, चाहे वो ऋषिकेश का एम्स हो, चाहे वो पटना का एम्स हो, चाहे वो लखनऊ का एम्स हो, हर जगह एम्स में अलग से पोस्ट आती है। तो वहां पर भी आप योग स्पेशलिस्ट की को आप अप्लाई कर सकते हो। वहां तो 50,000 से ऊपर सैलरी होती है, डायरेक्ट सैलरी इतनी होती है। तो वो भी एक सरकारी है, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल है भी, लेकिन आप उसमें जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज में कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और परमानेंट दोनों। तो ये परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल के चक्कर में मत फंसना। जहां काम मिल रहा है वहां काम करिए, अपनी योग्यता दिखाइए, अपनी उपयोगिता दिखाइए, और उपयोगिता दिखाएंगे तो कोई आपको कोई हिला नहीं सकता है। इसके बाद में बात करूं तो अनेक जगह हैं और भी सरकारी में कहूं तो आपका जो रिसर्च की जो चीजें चलती हैं, जैसे एक रिसर्च की है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका CCRNY जिसको हम कहते हैं, वहां भी योग की पोस्ट है, और वो अलग अलग जगह पे डेप्यूट भी करते हैं 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, एक एक कोई प्रोजेक्ट देकर भी आपको लगाते हैं। तो वहां भी आप जाकर के अपनी जॉब कर सकते हैं। तो सरकारी एरिया ये है जिसमें आप बहुत सारा काम राज्य कर बोर्ड सकते भी हो। तो हो गया आचार्य जी, जो जैसे गुजरात हाँ राज्य बट बोर्ड। वो बट वो अभी वो अपने अकॉर्डिंग जॉब दे रहा है, बट वो उस कैटेगरी में नहीं आया है अभी, क्योंकि वो लेकिन एक योग पार्ट कोच टाइम की कर तरह। सकते हैं, मतलब अगर करना हाँ चाहें। पार्ट टाइम, जैसे गुजरात राज्य योग बोर्ड में आप योग कोच के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, और योग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो वहां भी है, हरियाणा में है, लेकिन हरियाणा में उन्होंने क्या किया है, हरियाणा में अभी व्यायामशालाएं उन्होंने खोली है, योगशालाएं, व्यायामशालाएं। उनमें योग सहायक की पोस्ट उन्होंने लगाई है पूरे हरियाणा में। तो लगभग लगभग एक जिले में 17-18 लोगों को लगाया है। तो आप मान सकते हैं कि 17-18 को आप 21 से गुना करेंगे। तो मेरा मैथ कमजोर है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे मैथ में 10वीं में 33 नंबर आए थे। पहले फेल हुआ था, फिर 33 नंबर आए थे, और 33 जिनके सहयोग से आए थे, आज उनका धन्यवाद है। क्योंकि सुप्रीडेंट जो थे वो, जिनको 33 नंबर जिनकी वजह से आए, वो एक हमारे गाँव की शादी में आए थे। तो मैंने उनको पैर छू के उनको नमस्ते किया, आशीर्वाद दिया, बोला कि भाई कौन, मैंने कहा जी आपसे पढ़ा तो नहीं कभी, लेकिन मैथ के पेपर में आप मेरे सुप्रीडेंट थे, आपने मुझे बड़ा सहयोग किया था। तो उनको बहुत धन्यवाद है एक बार फिर से। तो आप गुना कर लीजिए कितने योग सहायक के हरियाणा में लगे हैं, और 19-20 हजार रुपए उनकी सैलरी भी है। तो अच्छी सैलरी है। उनको 2 घंटे काम करना पड़ता है, 2 घंटे बस दिन में। तो 2 घंटे में इतनी अच्छी सैलरी है, और घर के आसपास ही होता है, मतलब पंजाब में भी लगे हैं जी योग ट्रेनर, पंजाब में भी लगे हैं आचार्य जी, लगभग हाँ,
500 के आसपास। हाँ, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, तो वहां भी लग सकते हैं, और दिल्ली में भी ऐसे लगे हैं, तो ये भी एक काफी एरिया है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि योग में जॉब नहीं है, खूब सारी जॉब है। और झंझट कहाँ है? झंझट वो है जिन्होंने डिप्लोमा ही किया है और आ गए कि मुझे भी जॉब दे दो, केवल मास्टर डिग्री की मुझे भी जॉब दे दो, या डिस्टेंस से कर लिया और कभी गए ही नहीं है कि खाली पड़े थे कि एक एमए ये भी कर देते हैं, एक डिप्लोमा ये भी निपटा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? योग की नॉलेज नहीं है, वो ज्यादा हल्ला मचाते हैं। यदि जो योग का रेगुलर प्रैक्टिशनर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब में, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हो मेरे पास आ जाए, हम उसको जॉब दिलवाएंगे। लेकिन ये नहीं कि सरकारी ही दिलवाएंगे, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति हो, जॉब की कोई चिंता नहीं है उसको। जी, तो ये सरकारी मैंने कुछ डिपार्टमेंट बताए जहाँ पे है, तो ये सरकारी सेक्टर है जहाँ पे आप खूब सारी जगह पे जाकर के अच्छी सैलरी पे काम कर सकते हैं। प्राइवेट और सेक्टर में सुबह शाम आचार्य जी बता दीजिए प्राइवेट सेक्टर तो भरा पड़ा है, प्राइवेट सेक्टर तो भरा पड़ा है। किसी भी जिले का कोई भी डीपीएस, किसी भी जिले का कोई भी मॉडल स्कूल, किसी भी जिले का कोई भी जो हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है, उसमें एक योग टीचर है। कोई भी हाँ, डीएवी, कोई भी डीपीएस, कोई डीएवी भी, स्कूल। हाँ मैं बता रहा हूँ, डीएवी, डीपीएस, कोई भी मॉडल स्कूल, कोई भी आपका अच्छा बड़ा स्कूल जो है, वो जैसे रेवाड़ी में मैं बात करूँ तो आचार्य जी खुद इंटरव्यू लेने गए हैं, तो वहां पे जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने खूब भर भर के योग टीचरों को सैलरी देते हैं, और एक अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल हैं। हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो डीपीएस में काम करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो डीएवी में काम करते हैं, डीपीएस में काम करते हैं। तो खूब योग, मतलब हर जिले में भरमार है मतलब स्कूलों की, और वो अच्छा योग टीचर हायर करते हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। दूसरा हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, आप चाहे कोई भी हॉस्पिटल, मुझे फोर्टिस बता दीजिए, मेदांता बता दीजिए, या कोई मैक्स बता दीजिए हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल्स में आचार्य जी योग स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। वहां पे योग स्पेशलिस्ट को रखते हैं, अच्छी खासी सैलरी जो सरकारी में नहीं मिलती उससे ज्यादा सैलरी देते हैं। जान करके आश्चर्य होगा आपको, मैंने एक बार बहुत पहले वेदांता में मैंने अप्लाई किया था, और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, स्पेशल इंटरव्यू करवा लिया था मैंने अपना, और उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट मंथ से आप ज्वाइन कर लीजिए और हम काम करते हैं साथ में। तो घटनाक्रम जीवन में कुछ अलग होते हैं, तो मेरे जीवन में भी कोई बहुत भयंकर मोड़ आ गया था, तो उसके बाद उदासीनता आ गई, तो मैं गया नहीं मेदांता में। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि आज मेदांता में योग स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, और वहां पे लोग काम कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है। तो योग स्पेशलिस्ट से जाकर भी लोग वहां पे मिल रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। तो देश का जो टॉप हॉस्पिटल है वहां भी आपका काम है, या जितने भी और जो हॉस्पिटल है, जितने भी मैक्स वगैरह हैं, या और दूसरे हैं, उनमें भी खूब योग स्पेशलिस्टों की पोस्ट है, आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छा योग का नॉलेज हो, आप लोगों को ठीक करने में सक्षम हो। आप बैक पेन में क्या होगा, सर्वाइकल में क्या होगा, हर्निया वाला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो थेरेपेटिक नॉलेज यदि आपको है, अच्छी थेरेपेटिक नॉलेज है, तो आपको कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, ये मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अच्छी नॉलेज का मतलब आप सर्टिफाइड हो, आपके पास लेवल 6 हो, आपके पास एमए हो, आपके पास 2 4 5 साल का अनुभव हो, तो आपको निश्चित रूप से कोई भी हॉस्पिटल ले लेगा। इंटरव्यू में आप बताइए कि क्या बीमारी है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, आपका अनोटॉमिकल आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डूज एंड डोंट क्या होंगे, प्रिकॉशंस क्या होंगे, डाइट का एक नॉर्मल डाइट का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस डाइट को कब नहीं लेने, कौन वात बढ़ाएगा, कौन पित्त बढ़ाएगा, कौन कब बढ़ेगा। इस तरह का नॉलेज यदि आपको है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में खूब सारा काम कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाएं आचार्य जी, गुड़गांव वगैरह, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद में आप चले जाएं, चंडीगढ़ में चले जाएं, बेंगलोर में चले जाएं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब में कॉर्पोरेट सेशन होते हैं। हमारे आदरणीय रंजना जी हैं, खूब सारे कॉर्पोरेट सेशन लेती हैं, तो वहां एम्प्लॉयज को जाओ, उनको योग सिखाओ। और अभी भारत सरकार ने एक जैसे लंच ब्रेक होता है ना, तो एक योग ब्रेक एक इंट्रोड्यूस किया है, 5 मिनट का योग ब्रेक है। तो 5 मिनट यो सब लोगों को, एम्प्लॉयज को योग का ब्रेक, उनको जैसे कमर गर्दन सीधी करनी है, शोल्डर रोटेशन है, नेक रोटेशन है, स्ट्रेचिंग है, ट्विस्टिंग है, ये सब करवाना उनको अलाउ कर दिया 5 मिनट सब सरकारी कार्यालयों में। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में खूब सारे ऑप्शन है, छोटे छोटे जाके सेशन, 1 1 घंटे के काफी काफी पैसे वहां पे मिलते हैं। प्राइवेट ट्यूशंस आप कर सकते हैं कि प्राइवेट आप किसी सोसाइटी में गए, वो आप कर सकते हैं। खुद का सेंटर आप
शुरू कर सकते हैं, आपके सेंटर पे लोग सीखने आ सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप शुरू कर सकते हैं, रिट्रीट का आप शुरू कर सकते हैं। तो प्राइवेट का तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, कितना भी आप कह सकते हैं। कोई भी फील्ड आप बता दो, आप ये देखिए कोई भी कंपनी है उसमें सब जगह योग होता है, और प्राइवेट कंपनियों का ही सब कुछ है वहां पे। और प्राइवेट स्कूल मैंने बता दी, प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने बता दिए, तो अब खूब तो है। फोर्स में भी आचार्य जी निकलने लग गई हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनमें यहाँ भी भी योग है। और टीचर रखने लग इससे गए हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि महाराष्ट्र पुलिस में पर्टिकुलर योग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। जब मैं पीएचडी कर रहा था योग से, तो हमारे पास एक स्टूडेंट था जो एमए कर चुका था वहां से, गुरुकुल कांगड़ी से। तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ अभी ये। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मेरी जॉब लगी है। तो वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लगा है योग इंस्ट्रक्टर। तो तब महाराष्ट्र में, तब से मतलब लगभग 10 साल पहले से ये पोस्ट मैं जानता हूँ, वहां पे योग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। तो पुलिस में भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, तो पुलिस में भी जा सकते। पुलिस तो खैर गवर्नमेंट हो गया, जब प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ तो हर जगह आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को हेल्दी और हैप्पी रहने की ट्रिक सिखाएं। और हेल्दी और हैप्पी रहने की ट्रिक सिखाने से पहले आप हेल्दी और हैप्पी होने चाहिए। आपका आप यदि सड़ा हुआ मुंह लेकर के जाएंगे, यदि आप डिप्रेस्ड मूड लेकर के जाएंगे, यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ वहां जाएंगे, तो कहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम ठीक कर ले, हमारी कैसे ठीक करेगा। तो वो आपको तब पैसा देंगे, तब आपको पोस्ट देंगे, तब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उनके हेल्थ पे काम कर सके, और उनके कंसंट्रेशन पे काम करवा सके, उनके पेशेंस पे काम करवा सके, उनके हैप्पीनेस पे काम करवा सके। तो आप हैप्पीनेस प्रोग्राम लेके जाइए, आप कंसंट्रेशन के प्रोग्राम लेकर के जाइए, आप हेल्थ के प्रोग्राम लेकर के जाइए, आप सिटिंग के पोस्चर की कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे क्या करना है, तो वो सारे प्रोग्राम्स आप लेकर के जाएंगे। तो उनको लगेगा ये हमारी हेल्थ पे काम कर रहे, तो आपको पैसा मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और दाम भी मिलेगा। जी। योग के बारे में मैं यही एक मुख्य चीज़, जो सबसे मुख्य जो चीज़ है वो यही है कि आप योग टीचर, इंस्ट्रक्टर, योग कोच तभी बन सकते हैं जब आप करते होंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं अभ्यास करते हैं, आपने डिग्री भी कर ली, सर्टिफिकेशन भी कर लिया, आपकी बात में वो वैल्यू होगी ही नहीं कि कोई अपनी जेब से पैसे निकाल के आपको दे। आप जब खुद अभ्यास कर रहे होंगे तभी जाके उस चीज़ में ऑथेंटिसिटी आएगी। और वही आचार्य जी वाली बात है, ज़रूरी नहीं है कि एक मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर उस खुद अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करे, लेकिन योग टीचर के जीवन में अगर वो योग नहीं करता है, अगर जिसको जॉब नहीं मिली हुई है या जूझ रहा है, संघर्ष में है और योग में कुछ किया हुआ है, तो एक बार आईने के सामने खड़े होके ये देखो कि क्या आप प्रैक्टिस करते हो। तो 99.9% आप प्रैक्टिस करते हुए नहीं मिलोगे, तभी एक रुकावट आई है। अगर आप प्रैक्टिशनर हो तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ही मिलेंगी। मैंने खुद अपने जीवन को, मैं भी आचार्य जी की बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे साथ ही यात्रा रही है, कोई बैकअप नहीं है मेरा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई कुछ नहीं है था मेरे पास। लेकिन मैंने खुद अपने जीवन को सिर्फ योग के बेस पर, अपने जीवन को जीरो से, अभी मुझे आप रोड पर छोड़ दो, सब ले लो मेरे से, मैं 1 साल में फिर वहीं पर जितना अभी हूँ उसी लेवल पर पहुँच जाऊँगा। सिर्फ योग है मेरे पास, कुछ भी नहीं। मुझे एक बात याद आई इंटरेस्टिंग। एक बार मेरी और आचार्य जी की बात हुई थी जब हमारा स्ट्रगल का फेस चला हुआ था। तो मैंने आचार्य जी के पास फ़ोन किया, तो मैंने कहा महाराज, हम एक दूसरे को महाराज जी बोलते हैं, मैंने कहा महाराज जी कितने पैसे बचे हुए। और महाराज जी ने कहा कि आखिरी 50 रुपये बचे हुए हैं, एक दूध का पैकेट पीऊँगा, मेट्रो का किराया दूंगा और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 10 रुपये बचे हुए हैं। वो ये गुड़गांव में थे, मैं दिल्ली में था, ये हमारी बात हुई थी। उससे अगले दिन ही चीजें चमत्कारिक रूप से काम कर रही हैं। उससे अगले दिन ही मुझे जॉब मिल गई, इनको एक जिम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वहाँ भी 25-30 हज़ार रुपये आराम से बिना कुछ किए मिल रहे थे। मुझे भी ऐसे ही एक जॉब मिल गई तुरंत अगले दिन ही। तो योग तो एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन प्रैक्टिस है, तो इसमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक प्रैक्टिशनर को ये कभी भूखा नहीं मरने देगा, ये गारंटी, मैं तो गारंटी देता हूँ। अगर आप योग साधना करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप कभी भूखे नहीं मरने वाले, आपको जॉब की लेकिन चिंता लोग, करने की हाँ, जरूरत। लेकिन आचार्य जी जो आपने बात की कि मैं गारंटी देता हूँ,
वो सब लोगों ने गारंटी सुन ली होगी, लेकिन उससे पहले वाली बात पे भी फोकस करना, जो आचार्य जी ने कहा, हाँ, जो प्रैक्टिशनर है, जो खुद योग की प्रैक्टिस करता है, वो भूखा नहीं मर सकता, ये इस बात की इस गारंटी है। और बात ये की मेरा गारंटी। भी, मैं भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस बात को, कि यदि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिशनर कब होगे, जब डेडिकेशन होगा। तो योग दर्शन का सूत्र आता है, सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, यानी सक्सेस मंत्रा में इसको कहता हूँ। श्रद्धा है, निरंतरता है, और लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं, तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे मनु भाकर से पूछ लीजिए, नीरज चोपड़ा से पूछ लीजिए, अमन सहरावत से पूछ लीजिए, जिसने भी ओलंपिक में मेडल लाए हैं, किसी भी कॉर्पोरेट घराने से पूछ लीजिए, अंबानी अडानी से पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए, कि उनकी सक्सेस में तीन चीजें हैं या नहीं। डेडिकेशन, बिजनेसमैन है तो बिजनेस में डेडिकेशन है, पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स में डेडिकेशन है, यदि खिलाड़ी है तो खेल में डेडिकेशन है, निरंतरता, डेली उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिजनेसमैन बिजनेस का प्रैक्टिस कर रहा है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स की कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, खिलाड़ी खेल की प्रैक्टिस कर रहा है, और लंबे आप समय कहते हैं ना तक। आचार्य जी, मीठा मीठा करने से, आप कहते हैं ना आचार्य जी अक्सर मीठा 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 कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, बोलने से। मीठा खाना पड़ेगा, मीठा खाने से मुंह मीठा होगा, ये सच्चाई है। तो आचार्य जी ने जो बात कही, दूध के भी पैसे नहीं थे, और किराए के पैसे के लिए, जब मैं मेट्रो में जाता था दिल्ली सिखाने के लिए व्यक्ति को, तो जो गुल्लक होता है ना, जिसमें एक एक दो दो के सिक्के रखते हैं, उनको निकाल करके मेट्रो का कूपन, जो कार्ड टोकन है, वो खरीदा हुआ है। जी। आचार्य जी काफी मैसेज आए हुए हैं, देखिए एक बार हिमाचल का कोई मैसेज आया हुआ है कि एक हाँ आचार्य जी, वैसे हिमाचल में वाईसीबी को माना नहीं गया, तो उससे नेगेटिविटी आई हुई है। हिमाचल से ये स्पेशल मैसेज आया है कि ऑप्शन में था कि वाईसीबी 2 को मान्य है, लेकिन हो सकता है वहाँ गवर्नमेंट की कोई ऐसी रही हो पॉलिसी देखिए, कि कोई क्यों नहीं प्रॉब्लम नहीं माना है, गया। यदि तो यदि इग्नोर किया गया है, तो आपकी सर्टिफिकेशन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, भारत सरकार तो उसको मानती है। कोई राज्य की सरकार नहीं मान रही, भारत सरकार उसको मान रही है, भारत सरकार उसको मान के विदेश आपको भेज रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं कुछ मैसेज फटाफट पढ़ देता हूँ। महेंद्र राज गुरु जी का है कि डिप्लोमा डिग्री नहीं है बट वाईसीबी 3 है, क्या जॉब हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके पास एक है, वीजा है, बट पासपोर्ट नहीं है। आप समझ लीजिए, पासपोर्ट और वीजा दोनों चाहिए, तो क्वालिफिकेशन भी है, मस्ट है, और सर्टिफिकेशन भी मस्ट है। तो केवल वाईसीबी से आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। गोपाल सैनी करे JRF MA वाईसीबी 3 के बाद अपने जो बताया गवर्नमेंट थ्रू विदेश में कैसे सिखाएं। यदि यदि आपने, गोपाल सैनी जी, यदि आपने वाईसीबी 3 किया है, MA किया है, JRF है, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो वाइस ICCR में जब पोस्ट निकलती तो आप अप्लाई करिए, सरकार भेजेगी। लेकिन वो पोस्ट कभी कभी निकलती है, एकदम से अभी नहीं निकली है। जब भी निकलेंगी आप अप्लाई करिए, निश्चित रूप से उसमें आप सिलेक्ट हो पाएंगे। कृष्णा जी, NJRF के बाद भी वाईसीबी जरूरी है टीचर के लिए। JRF के बाद यदि आप नेट हैं, JRF हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन यदि नेट, JRF और PhD के बाद आप विदेश जाना चाहते हैं, तो वाईसीबी लेवल 3 जरूरी है, 2 जरूरी नहीं है, वहां पे 3 जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो आप सर्टिफिकेशन आपको लेनी ही पड़ेगी। और सोमवीर जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, सोमवीर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, माय क्वेश्चन इज अबाउट R&D which happening around the globe regarding you, any source of सोमवीर जी research महाराष्ट्र में नहीं सॉरी, शायद झारखंड में फिजिक्स के टीचर हैं, जीआरएफ हैं, हाँ हाँ और वहाँ पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन योग से मास्टर डिग्री करके ये योग में ही करियर बनाना चाहते हैं। हाँ, तो आप योग में आ सकते हैं, स्वागत है ये आपका। ये और पूछ सोमवीर रहे जी, हैं आप कि करें। योग में कोई रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई जो रिसर्च हो रहे हैं आजकल, तो उनका मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स जहाँ से ये उस पेपर्स को पढ़ सकें, रिसर्च पेपर्स को पढ़ उसके सकें। उसके उसके लिए अलग अलग, आप यूजीसी की जो रेफरेंस जर्नल है, उनको उनको पढ़ सकते हैं। तो वहां पे ऑथेंटिक मिलेंगे आपको, जो रेफरेंस जर्नल है, और जो यूनिवर्सिटीज की जो जर्नल निकलती है, जैसे गुरुकुल कांगड़ी का अपना जर्नल निकलता है, LBS का अपना निकलता है, तो इन यूनिवर्सिटीज के जो जर्नल है, उनको भी आप पढ़ेंगे, तो वहां से आपको ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएंगे। और वाईसीबी के बारे में भी पूछा कि वाईसीबी 3 क्यों जरूरी है। वाईसीबी 3 इसलिए जरूरी है क्योंकि वाईसीबी 3 के बाद आप टीचर और एग्जामिनर बन सकते हैं, तो वो बेसिक क्वालिफिकेशन। और इंस्ट्रक्टर के लिए आपको लेवल 2 चाहिएगा, जैसे हरियाणा में जितने भी लोग लगे हैं, सबके पास वाईसीबी 2 था, तभी उनको लगाया गया है।
तो एक स्टेट में यदि हिमाचल में उसको कंसिडर नहीं किया गया तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वहां नहीं किया गया तो हम क्यों ही करें। आपको नॉलेज मिलेगा, थेरेटिकल प्रैक्टिकल कैसे करना है, टीचिंग मेथड क्या है, वो आपका जो स्किल है वो क्या है, नॉलेज क्या है और टीचिंग क्या है, 3 चीजें वहां पे विशेष रूप से आपकी देखी जाती हैं, उनको डेवलप किया जाता है, तो बहुत जरूरी है आपके लिए। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, सवाल हो गए अपने सारे जो भी भेजे हुए हैं। हाँ हाँ। तो इसमें जो एक योगा करियर में कोई चुनौतियों कोई चैलेंजेस या चुनौतियां अगर हैं कोई तो ऐसी, तो आप उनको थोड़ा हाईलाइट करें आचार्य जी कि क्या चुनौतियां हो चुनौती सकती। चुनौती चुनौती सबसे बड़ी चुनौती एक टीचर को आती है जब हम टीचर बन जाते हैं। टीचर गुरु जब हम बन जाते हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारी और सबसे बड़ा ड्रॉबैक। कोई भी आप टीचर बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, योग स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, टीआईसी बन जाते हैं, तो आप एक पोस्ट पे होते हैं और किस वजह से होते हैं? योग की वजह से। और उसी योग को करना छोड़ देते, करवाना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर बन गए तो बस फिर बड़े पद में आ गए, फिर आराम से सोफे पे बैठना है, लोगों की गलतियां छांटनी है, लोगों को क्रिटिसाइज करना है और ये बताना कि हमने कितनी मेहनत की है, ऐसे आसान नहीं है पहुंचना, ऐसे होता तो सब यहाँ पे बैठे होते, हम ही क्यों बैठे हैं, और ढेर सारी इस तरह की बकवासें हमें करनी पड़ेगी तब जा करके हम ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए। लेकिन यदि हम प्रैक्टिशनर हैं, जैसा आचार्य जी ने कहा कि रेगुलर जो प्रैक्टिशनर होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो ये निश्चित है, ये सत्य है, ये प्रमाणित सत्य है कि रेगुलर प्रैक्टिशनर रहेंगे तो चुनौती नहीं आएगी, रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं रहेंगे तो ढेरों चुनौती आएंगी, आपकी हेल्थ की भी आएगी, कंसंट्रेशन की भी आएगी और हैप्पी रहने की भी आएगी कि आप हैप्पी नहीं रह सकते। तो इसलिए आपको ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टीचर बन जाएं, इंस्ट्रक्टर बन जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, योग स्पेशलिस्ट बन जाएं, तो आप विशेष रूप से कभी भी अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़ें। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है जहाँ पे आती है। इसके अलावा कोई चुनौती आएगी मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने वाले के आगे सामने चुनौतियां नहीं आती, क्योंकि बिजनेस तो कोई है नहीं कि आपने बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया और आपको रिटर्न नहीं आ रहा। ऐसा कोई बिजनेस तो इसमें योग में है नहीं। आपने योग स्कूल खोल दिया, आपने योग का सेंटर खोला है और सेंटर के बाद आप सोच रहे हैं कि इस सेंटर पे हम कैसे इसको लोगों को लेकर के आए, तो अच्छे कोर्सेज लॉन्च करिए, अच्छे टाइम स्लॉट आप चूज करिए। आप देखिए कि टाइम स्लॉट कब फ्री है, सैटरडे संडे के विशेष रूप से आप चीजों को कर सकते हैं, लंबे सेशन कर सकते हैं, कुछ छोटे सेशन कर सकते हैं, कुछ आउटरीच आप कर सकते हैं अपने सेंटर के थ्रू, तो वो सेंटरों में आने वाली चुनौती दूर हो सकती है। तो यही है, प्राइवेट काम करोगे तो ये चुनौती है, टीचर बनने के बाद जो चुनौती मैंने बताया, उसके अलावा कोई विशेष कोई चुनौती आती नहीं है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं, खुद भी हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और दूसरों को भी हेल्दी और हैप्पी रखने का पैसा आपको मिलता है। मुझे भी आचार्य जी सिर्फ चुनौती यही लगती है कि जहाँ हमारी नीयत नहीं होती, हमारी नीयत ऐसी होती है कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, हम बैठे बैठे कुछ ना करें, बस सैलरी हमारे अकाउंट में आती रहे। अगर ऐसी नीयत है तो आपको कभी किसी भी दिशा में सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरी अब आगे धीरे धीरे कम ही होती जाएंगी, सब कॉन्ट्रेक्चुअल ही होता जाएगा, सिर्फ जो योग्य हैं उनको ही सैलरी मिलेगी, उसी के काम के ही पैसे आगे मिलेंगे। पहले मिलते थे लेकिन अब वो कल्चर चेंज हो चुका है, अपने माइंडसेट को आपको चेंज कर लेना है। ईमानदारी और नियत के साथ आप अपना योग अभ्यास करते रहो। और मुझे इस फील्ड में एक अच्छी बात ये लगती है कि हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, बस उसी को शेयर तो करना है दूसरों के साथ। वो तो हम नॉर्मली भी गांव में अखाड़ों में दंड बैठक लगाते हैं तो अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ हम पैसे मिलते हैं उस सबको करने के, कितनी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि हाँ, हम किसी का लॉस नहीं कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस करेंगे हम तो इधर से खरीदा, उधर बेचा, इधर थोड़ा झूठ बोला, उधर थोड़ा झूठ बोला, मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, झूठ बोलनी पड़ती है। यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा भी बेनिफिट है, दूसरे का भी बेनिफिट है, हम उसके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये भी मेरे को एक अच्छा लगता है। और चुनौती सिर्फ यही है कि नीयत साफ नहीं होती। उसके बाद आचार्य जी कि ये जो वाईसीबी का आप एक कोर्स जो अभी लेके आ रहे हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए अगर कोई इंटरेस्टेड ये है। ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स है। जब आप सर्टिफाइड टीचर बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, परसों से ही शुरू हो रहा है। ये वाईसीबी लेवल 3 का है और ये लगभग हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6
4 कोर्स के बाद ये 5वां कोर्स हमारा आ रहा है और इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। इसकी फीस लेवल 2 की 3500 रुपये रखी है और लेवल 3 की 5000 रुपये इसमें फीस है। इसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मॉक टेस्ट और सारा जो आपका कंटेंट है जो नोट्स हैं वो सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे। शाम की क्लासें होंगी, प्रैक्टिकल 6 से 7 बजे होगा, थ्योरी की क्लास 8:30 से 9:30 बजे होगी। ड्यूरेशन 3 से 4 महीने लगेंगे पूरे कोर्स को होने में। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे कैसे आप एक बेहतरीन टीचर, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं। तो जी यूजीसी आचार्य जी, सॉरी इसमें अक्सर जी बच्चों को एक डाउट होता है आचार्य जी, क्षमा चाहता हूँ बीच में डिस्टर्ब के लिए। एक तो जी बच्चा ये पूछना चाहता है कि सर जैसे मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ या मास्टर डिग्री कर रहा हूँ तो पूरी होने के बाद मुझे ये करना चाहिए या ये वैलिड होगा, या मैं ड्यूरिंग पढ़ाई करते करते योग की ये कोर्स में कर सकता हूँ। एक आप तो ये ये पर्सन योग है। को पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई करते करते आपको करना चाहिए। जैसे नेट का एग्जाम आप पढ़ाई एमए करते करते देते हो ना, वैसे टीचर वाईसीबी का भी आपको एमए करते करते, तो उसमें क्या कहता है कि जो इंटरेक्शन होता है बुक्स के साथ वो बना रहता है। डिग्री करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, किस चीज में उलझ रहे हैं, अलग बात है। तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई करते करते ही ये सब चीजें आपको निपटा देनी चाहिए। अपनी जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए अलग से इंतजार नहीं करना चाहिए कि एमए हो जाएगी तब करूंगा, डिप्लोमा हो जाएगा तब करूंगा, पीएचडी हो जाएगी तब करूंगा। मुझे नहीं ये लगता ऐसा अच्छी बात करना है चाहिए। आचार्य जी की, ये डायरेक्ट मतलब बच्चा ऑनलाइन स्टडी भी कर सकता है और ऑनलाइन इसका एग्जाम प्रैक्टिकल थ्योरी दे बिल्कुल सकता है, उसे अलग से कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर बैठे कर सकता है। दूसरा ये पूछते हैं बिल्कुल। कुछ बच्चे कि सर मुझे कौन सा लेवल करना चाहिए, यदि और आपको क्या केवल हमें इंस्ट्रक्टर पहले बनना है, लेवल 1 करना चाहिए फिर लेवल 2, लेवल 3, या डायरेक्ट हम थोड़ा सा इस बारे में कोई भी जानकारी। लेवल आप कर सकते हैं। जो योग से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, उनको लेवल 1 करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो इंस्ट्रक्टर करना चाहते हैं, शुरुआत में देखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, बहुत पहले से बैकग्राउंड नहीं है, वो लेवल 2 करें इंस्ट्रक्टर वाला। और जो ऑलरेडी एमए कर रहे हैं तो उनको लेवल 3 करना चाहिए टीचर वाला। उसमें क्या होता है कि आपको बेसिक नॉलेज होती है पहले से, और आगे टीच आपको करना ही है, चाहे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, उसके लिए भी लेवल 3 ही सबसे अच्छा रहता है कि आपको पता चलता सारा सिलेबस कैसा है। और लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का जो सिलेबस है बहुत सारा 60% तो सिमिलर है, उसके बाद 40% एक्स्ट्रा है लेवल 3 में कि जो लेवल 2 में नहीं है। तो लेवल 2 जो बिगनर्स है उनको करना चाहिए, और लेवल 3 जो थोड़ा सा एमए के फाइनल ईयर में है या एमए कर चुके हैं या एमए कर रहे हैं वो कर सकते हैं। उसमें आपको आजमाना चाहिए अपने आप को। अच्छा जी, इसमें एक सवाल और आज सुबह ही किसी ने मेरे से पूछा था कि उनका फील्ड कोई और है, मान लो उन्होंने कोई बीटेक की है या किसी और दिशा में डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, तो क्या हाँ वो हाँ ईवाईसीबी करके प्राइवेटली सिखा सकते हैं? मतलब गवर्नमेंट तो नहीं सिखा सकते क्योंकि डिग्री हाँ, डिप्लोमा नहीं बिल्कुल। है। वो जो महेंद्र राजू गुरु जी का सवाल था उसी में आपने एड ऑन कर दिया, ये अच्छी बात है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आपने उसमें साथ ले लिया कि वाईसीबी, केवल वाईसीबी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप कहीं भी आप अपना सेंटर खोल सकते हैं, विदाउट डिग्री, विदाउट डिप्लोमा। कहीं भी आप किसी को सिखा सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड पर्सन। मतलब हमारे देश में योग एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हो सकता है पिता ने पुत्र को सिखा दिया हो, मामा ने भांजे को सिखा दिया हो, चाचा ने भतीजे को सिखा दिया हो, गांव के किसी आचार्य ने अपने शिष्यों को सिखा दिया हो। तो जरूरी नहीं है वो योग की फील्ड से हो। तो वो यदि वाईसीबी कर लेते तो वो किसी को भी सिखाने के लिए ऑथोराइज्ड है, अपना सेंटर खोलने के लिए ऑथोराइज्ड है, और कहीं भी लेक्चर देने के लिए, कहीं भी टीच करने के लिए ऑथोराइज्ड है। गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट में क्वालिफिकेशन आपकी योग की ही बेसिक मांगेंगे, इसलिए वहां आप compete नहीं कर सकते। अदरवाइज आप सब जगह काम कर सकते हैं। ये आपने अच्छा किया, वहां पे मैंने महेंद्र राज गुरु जी का सवाल का जो जवाब था उसको मैंने दिया कि आचार्य जी सरकारी जॉब नहीं कर जैसे गाड़ी मतलब कोई ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस होता है तो वो नेशनल परमिट होता है, वो कहीं भी चला सकता है गाड़ी ऑल इंडिया। तो सकते। इसी तरह से मुझे लगता है कि वाईसीबी जो कर लेता है अलग अलग लेवल्स, तो वो पूरे कहीं भी भारत में इंडिया नहीं, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड पूरे में कहीं भी भारत नहीं, योग सिखा सकता है। पूरे विश्व में कहीं भी सिखा सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और अभी यहाँ इससे रिलेटेड एक टीटीसी वाइस वो भी आप क्लियर कर दीजिए आचार्य जी, जो लोग प्राइवेट योग अलायंस टीटीसी, का बोल रहे हो योग ना आप? अलायंस टीटीसी करते हैं, वो योग भी आप। अलायंस वगैरह का टीटीसी करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। एक अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी, 2 लोगों ने कंपनी को बनाया, रजिस्टर्ड करवाया, और वो उस कंपनी को चलाते हैं। उसका यूएस की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वहां की किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल एक प्राइवेट, 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है योग अलायंस।
उससे एक ये हवा है कि अरे यूएस की है, योग अलायंस यूएसए, योग अलायंस यूएसए। यूएसए नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हो जाता कि पता नहीं किसी तरह के लोग होंगे। मैं वहाँ सर्विस करके आ चुका, अभी भी यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा विशेषज्ञ हैं इस योग फील्ड में, और हमारी कमांड है इस पे, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है योग। तो योग अलायंस के पीछे जाने का कोई लाभ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में योग अलायंस का कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई उसको कंसिडर ही नहीं करता है। आप 400 घंटे करें, 200 घंटे करें, 300 घंटे करें, 500 घंटे करें, कोई वैल्यू नहीं है उस सर्टिफिकेशन की। दूसरा, आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सर्टिफिकेशन को मजबूत करें, उसका सारा पैसा योग अलायंस का यूएस से जा रहा है। ठीक है, आप मतलब यूएस वाले हमें सर्टिफाइड करेंगे कि आप योग टीचर हैं कि नहीं है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यूएस वाले हमें देंगे। भारत के है ना, हम भारत का है, तो वो उन्होंने एक कंपनी बना ली, बस नाम यूएस है, योग अलायंस यूएस है। अब मैं कर लूं योग अलायंस यूके, तो हम लगा इंग्लैंड से हम सर्टिफाइड। इंग्लैंड क्यों सर्टिफाइड करेगा हमें योग में? आयुर्वेद में कोई ब्राजील से सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत है क्या? क्यों हमें संस्कृत में जर्मनी से या पोलैंड से कोई सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं अभी है। तो बनी हुई है आचार्य जी, योगा लाइन्स बहुत सारी बनी हुई, क्या 50 हाँ योगा लाइन्स हाँ यूके भी है, लेकिन उसका मतलब उत्तराखंड भी हो सकता है। यहाँ बनी हुई है हाँ बहुत सारी, उस यूएस के हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत। तो सच्चाई है कि बच्चे भ्रमित तो हो रहे हैं। टीटीसी कोर्सेज जो है 100 आवर्स, 200 आवर्स, 500 आवर्स, तो क्योंकि ठीक से गाइड करने वाले नहीं हैं। और योग में बच्चे बहुत आ रहे हैं अब नए, जिनका बैकग्राउंड योग में नहीं है या उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आपका सीधा सा कहना है कि भारत सरकार से प्रमाणित यानी वाईसीबी आप कीजिए, ये मतलब भारत की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, हम सब की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर आचार्य जी एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा मैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं गांव से हैं, मतलब मान लो मैं हम भी गांव से ही हैं, लेकिन उस समय तो मैं चंडीगढ़ गया, आप इधर दिल्ली गुड़गांव गए है ना, हमें बड़े शहर में जाना पड़ा। लेकिन अब आज के दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चले हुए हैं, अभी हम देखो अब कहीं भी, तो कहीं इसको से भी भी कर आप थोड़ा सकते कनेक्ट कीजिए योग करियर के साथ, कि अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कुछ अपना और शुरू कर सकते हैं, उस बारे में भी आप थोड़ा बताइए। देखिए, कोविड कोविड जो महामारी आई, उसके बाद से ये अवसर एक नया पैदा हुआ है आचार्य जी। उससे पहले ये अवसर नहीं था। तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये भी वर्क फ्रॉम होम है। तो कितने मेरे साथी, कितने जानने वाले हैं गुड़गांव दिल्ली, जो क्लास लेते थे, लेकिन आज वो बैठे बैठे यूएस यूके के लोगों के, ब्राजील के लोगों के, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, बुडापेस्ट में, बेल्जियम में वो क्लास ले रहे हैं। और वो ऑनलाइन अपने लैपटॉप लेके बैठते हैं, उनको सिखाते हैं, उन डॉलर में, पाउंड में पैसा ले रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप अपने गांव में, अपने छोटे शहर में रह करके, अपने घर में रह के की बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, आपका बेंगलोर वगैरह, कलकत्ता वगैरह, जहां से भी आपके स्टूडेंट हो, आप ऑनलाइन अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, वहां से आप क्लास ले सकते हैं। तो कहीं बड़े शहर में जा करके ही योग क्लास शुरू होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग सेंटर खोल के ही आप क्लासेस शुरू करेंगे ऐसा भी नहीं है। होम विजिट करके योग क्लास करेंगे ऐसा भी नहीं है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहुत सारी सुविधा आपको दे दी। डाटा फ्री है जियो का, जिसका भी है, तो फ्री डाटा आप यूज करें। आपके पास एक लैपटॉप हो, जूम का एक लिंक हो, और आप शुरू करें। तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सस्ता रख सकते हैं उसको ऑफलाइन क्लास के मुकाबले, और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन वाला तो आचार्य जी मेरा इतना अनुभव है, मैं खुद यहाँ अपने होम टाउन से दिल्ली गया कराने के लिए, लेकिन कोरोना के बाद वापस मैं अब होम टाउन में आ गया, अपने घर में ही रहता हूँ। कई बार तो मतलब कहीं जाना ही नहीं है, बस इस रूम से इस रूम में जाना, एक रूम सेटअप किया बस है, थोड़ा सा कैमरा सेट किया है, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा मतलब इन्वेस्ट। और उससे पहले योग सेंटर खोला है, उनको किराए भर रहे हैं, वहाँ पर बारिश हुई तो स्टूडेंट नहीं आए, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। पूरे बिल्कुल इंडिया के भी लोग जुड़े हैं, भारत के से बाहर के लोग भी जुड़े हैं, वही आपने जो भी बताया, मैं खुद इस चीज़ को अनुभव कर पा रहा हूँ। पहले एक शहर में एक जगह कितने लोग सिखा लोगे, 10 15 20, लेकिन अब लिमिट है। अनलिमिटेड है, 80 लोग अभी जुड़े हुए बिल्कुल हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी तो आचार्य जी, एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा ही एक गांव से लड़की है, वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जुड़ी, झारखंड में। उसने कहा कि मैं बीएससी लड़की थी, कि मैं योग में पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसने मेरे नंबर दिए,
कि ये टीचर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आप इनसे पूछ लीजिए। अब उस समय हमारे एडमिशन क्लोज हो चुके थे, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी यहीं स्टार एक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, तो वहाँ ऑप्शन था एडमिशन का, उसने एडमिशन ले लिया नॉन अटेंडिंग में, ऑनलाइन में। तो वो लड़की ऑनलाइन पढ़ती रही, पढ़ते पढ़ते उसने नेट कर लिया। अभी उसकी जैसे एमए पूरी हुई, उसने जेआरएफ कर लिया, और आज ही मुझे अभी सूचना मिली है, थोड़ी देर पहले ही उस लड़की ने बताया मुझे, सारा उसने ऑनलाइन पढ़ाई की बल्कि, और आज वो आपने जहाँ से किए गुरुकुल कांगड़ी से, उसका पीएचडी में एडमिशन हो गया है। वाह, वंडरफुल। वो लड़की मेरे से भी नहीं मिली है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन सब ऑनलाइन वो लड़की जुड़ी है। और कोर्सी जो भी किए, वाईसीबी किया, नेट किया, जेआरएफ किया, सब ऑनलाइन प्रिपरेशन किया, और आज वो उसका पीएचडी में एडमिशन हो गया है। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। तो ऑनलाइन वाला तो एक अच्छी बात मैंने सीखी थी, जब मैंने पंचकर्मा सीखा तो उन गुरुजी ने मुझे बताई थी कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब ठीक है, हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं और हमारा मन नहीं करता कि कोई वीडियो बनाए, कोई फोटोग्राफ्स ले, लेकिन अगर हम उसको काम की तरह समझें, मतलब उन्होंने ये समझाया था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आज के दिन ज़रूरी हैं। क्यों? कि कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत है, कुछ लोगों की हमें ज़रूरत है। तो ये जो सोशल मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, जो आपके फ़ोटोज़ हैं, चाहे आप आसनों से संबंधित कोई लाइव क्लास ले रहे हो, चाहे फ्री क्लासेस ले रहे हो, फ्री वर्कशॉप कर रहे हो, वो आपके बीच के गैप को ख़त्म करता है। मतलब जिनको हमारी ज़रूरत है उन तक हम पहुँचेंगे, और हमें जिनकी ज़रूरत है वो हम तक पहुँचेंगे। हम एक दूसरे के बीच का जो गैप है, ये सोशल मीडिया आज के दिन इतना है और बिल्कुल फ्री है। यहाँ थोड़ा सा माइंड ओपन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मैंने देखा है कि योग टीचर सब वीडियो, मेरी भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी, मैं कोई कैमरा के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था। आचार्य जी मुझे लेक्चर में लेके गए यूजीसी के, तो मेरे पसीने छूट गए थे कैमरा देखते ही, फर्स्ट टाइम की बात है। आचार्य जी के भी खुद भी छूट गए थे जब फर्स्ट टाइम गए थे। आचार्य जी वो बताओ अपनी बात। तो हाँ बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा था कि बंद हो जाए, लाइट चली जाए, एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाए और कैसे बंद हो जाए, मैंने कहा फिर बाद में देखेंगे। और जब आचार्य जी गए तो मेरे साथ में बैठे थे, मैं तो परफेक्ट हो चुका था, तो मैंने देखा आचार्य जी के यहाँ से पसीना आ रहा है, एसी 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 बहुत तेज एसी था उसका स्टूडियो का, और यहाँ से पसीना आ रहा है, हंसी आ गई मुझे, मैंने कहा गजब है। एक समय था आचार्य जी जब सब योग के खासकर लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहते थे, लेकिन मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा कारगर जो टेक्नोलॉजी है, वो योग वालों के लिए ही ज्यादा उपयोगी है, कार्यरत है। तो इसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा सकता है अपने गांव से, अपने जहां भी रहते हैं, बिना किसी किराए की जगह लिए, बिना कुछ भी किए, सिर्फ दो चार थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। वो 2-4 दिन की बात है, थोड़ा सोशल मीडिया सीखा, थोड़ा जूम लाइव वगैरह करना सीखा, और उसके बाद आप अपना करियर घर से ही शुरू कर सकते हैं। और उसमें कहीं से भी जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसी को शेयर कर दो, उसी की वीडियो बना के डाल दो। कितने उदाहरण हैं, अंकित बयानपुरिया, क्या कोई कौन सी सर्टिफिकेशन है आचार्य जी उनके पास जो अपने फेमस हैं? दो दो चार चार चीजें ही आती हैं उनको, और उसी से वो फेमस हो गए। तो ये चीज भी आप साथ में करियर में ऐड कर सकते हो। तो आचार्य जी थोड़ा सा एंड हाँ, करेंगे क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। जी 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 जी। बस ये जो सवाल है एक बार उनमें आप नज़र मार लीजिए, कोई रह गया है तो एक बार देख लेते हैं। मुझे तो कोई और सवाल नहीं लग रहा। डिप्लोमा वाईसीबी बाद अगर कोई फील्ड में आ जाना चाहे तो क्या करना चाहिए? डिप्लोमा वाईसीबी 3 के बाद आए तो ऋषा जी, आप डिप्लोमा और वाईसीबी के करने के बाद आप इस फील्ड में आना चाहें तो आ सकते हैं। इसमें एज इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर आप काम कर सकते हैं, किसी स्टूडियो में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन आपको सही गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं आपकी चीजों को, आपका एरिया कौन सा है, वहां हम सजेस्ट कर सकते हैं, आचार्य धर्मवीर जी सजेस्ट कर सकते हैं, आचार्य हतीब जी सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एक सवाल आया हुआ आचार्य जी की वाईसीबी 1 की एक्सपायर डेट 2021 है, तो उसको नेक्स्ट एक्सटेंड कैसे करना है वो बता दीजिए। एक्सटेंड छोड़ दीजिए उसको, लेवल 2 और लेवल 3 करिए, उसको छोड़ दीजिए, वन का कोई उसका फायदा नहीं है औचित्य नहीं है, एक्सटेंड करने का। कोई फायदा नहीं है वन का। और एज बैरियर पूछ रहे हैं विजय श्रीवास्तव जी। कोई एज बैरियर नहीं है विजय जी, किसी भी एज में आप कर सकते, कोई एज बैरियर नहीं है। जॉब के लिए वाईसीबी हो सकता है
सर्टिफिकेशन के लिए कोई नहीं। YCB अप्लाई करने का प्रोसेस किसी ने पूछा है कि किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं? YCB अप्लाई करना तो PRCB के थ्रू है एग्जाम। बहुत सारी PRCB है, पतंजलि है, INO है, सूर्या फाउंडेशन, या फिर आपकी PQMS है, आप कर सकते हैं अप्लाई। मेरे ख्याल से तो पहले तो YCB का सिलेबस हमें देखना चाहिए, फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए और फिर अप्लाई करना चाहिए। वो तो हाँ बिल्कुल हर हफ्ते 15 दिन में एग्जाम चलते रहते वो हैं। तो होता ही रहता है। तो सवाल तो आचार्य जी हो गए हैं मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने जो नेट किया है, JRF किया है, सोमवीर जी के लेक्चर सुन के किया है। और मैंने सुना है महिलाएं एक तरफ खाना बनाती रहती हैं, दूसरी तरफ लेक्चर सुनती रहती हैं, बच्चे खिलाती रहती हैं। तो देखो, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उन्होंने उठाया है और वो आज अच्छी टीचर बनी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। और वो टेक्नोलॉजी 2016 से 17 से शुरू हुई है। योग को ऑनलाइन माध्यम से, जो व्याख्यान के माध्यम से शुरुआत की थी, वो आचार्य डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने की थी। तो आज तो टेक्नोलॉजी और भी बढ़ गई है, कोरोना काल के बाद तो और भी काफी माध्यम आ गए हैं। तो हम सब विद्यार्थी, सब योगार्थी आज के इस व्याख्यान के लिए, और आपकी जर्नी के बारे में पता चला युवा विद्यार्थियों को, बिगनर्स को, जो योग के फील्ड में अभी अभी आए हैं और जो उज्जवल भविष्य अपना योग में बनाना चाहते, एक अच्छी राह देख रहे थे, एक अच्छे मार्गदर्शक की बातें सुनना वो चाह रहे थे। तो वो सब बातें यहाँ सुनने को उन्हें मिली हैं। और अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग आयु वर्ग के विद्यार्थी जुड़े हुए थे। और इस वीडियो को मात्र 100 लोगों ने अभी देखा है, लेकिन यूट्यूब पर बाद में हजारों हजारों लोग इसको देखने वाले हैं। तो मैं अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और तमाम योगार्थी हैं उन सब की तरफ से आप आचार्य हरदीप जी का, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी का आभार प्रकट करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतना अमूल्य और कीमती समय हम सबको दिया। और मेरा भी सौभाग्य है कि दोनों महानुभावों का, दोनों मेंटर्स का आशीर्वाद और अनुभव मुझे समय समय पर मिलता रहता है। जी धन्यवाद। इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रणबीर जी। और आप भी हमारे प्रेरणा के पुंज हैं, जहाँ से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। आपके जीवन से भी, आपके मेहनती स्वभाव से लगे रहते हैं। कितने सालों से संघर्ष को मैं देख रहा हूँ आपका, और अभी आप बिल्कुल सही मतलब फ्लो में आ गए हैं। लेकिन उसके पहले का संघर्ष मैंने आपका देखा है, तो उस संघर्ष को भी सलाम है, आपके संघर्ष को। और बहुत धन्यवाद, आपने वेबिनार आयोजित किया। और आचार्य हरदीप जी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके बिना इस कार्यक्रम को पूरा गति नहीं प्रदान कर सकते। हम तो केवल बोल सकते, लेकिन सारा अरेंजमेंट करना, क्वेश्चनों को सजेस्ट करना और अपने इनपुट भी, और बहुत वैल्यूएबल इनपुट, जो मैंने 3-4 बातों को तो कहा था कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। और इन्होंने कहा तो वो बहुत उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आचार्य जी का भी। और आप सब लोग जुड़े, आप लोगों का भी ढेर सारा धन्यवाद है। और खूब सारी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिशनर बनिए, योग में जीवन को जीने की कोशिश करिए। योग आपको सब कुछ देगा। आप योग को अपना समय देकर देखिए और फिर चमत्कारिक परिणाम आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।